हमेशा के लिए स्थगित नहीं कर रहे हैं, इसके बाद पुनः बातें शुरू हो सकती हैं। तो प्रगतिशील लेखक संघ के इस आयोजन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग प्रियदर्शन मालवीय जी की कहानी सुनेंगे। उस कहानी के बारे में खास बात ये है कि इसके पहले हम लोग ये करते रहे हैं कि कहानी का PDF या कहानी का प्रिंट आउट पहले बांट देते हैं, लोग पढ़ लेते हैं कविता या कहानी, और उसके बाद उस पर बोलने आते हैं। पर ये कहानी किसी ने नहीं पढ़ी है और किसी को नहीं पता है कि आप क्या पढ़ने वाले हैं। तो इस तरह से हम सब के लिए ये एक नई स्क्रिप्ट होगी जो प्रियदर्शन जी पढ़ेंगे। उनका एक उपन्यास भी जल्दी ही आने वाला है जो कोरोना पर है। तो मुझे पहले तो उम्मीद थी कि शायद हम कोरोना पर ही बातचीत करेंगे उस उपन्यास के माध्यम से, लेकिन फिर ये हुआ कि पहले कहानी सुन लेते हैं। और आप कविताएं भी लिखते हैं, उपन्यास भी लिख चुके हैं, कहानियाँ लगातार आपकी हर मंच पर आती रही हैं। मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आदरणीय प्रियदर्शन मालवीय जी का इस कार्यक्रम में। और इस कार्यक्रम की अध्यक्षता के लिए मुझे लगता है कि हमारे बीच में आदरणीय सहगल सर से उपयुक्त और ये मौका भी अच्छा है। आपसे निवेदन है कि आप अध्यक्षता के लिए यहाँ पर बदनामी होगी गैर साहित्यकार आदमी को। ये परंपरा हमारी है। अब आप अपनी बदनामी को बचाइए, हमें क्या है, जिसको किस जगह उसको आप प्रकाश जी का कर सकते हैं तो वो भी तो साहित्य किसी कुर्सी बैठ जाएंगे। बहुत बहुत स्वागत है और बहुत धन्यवाद कि आपने ये निवेदन स्वीकार किया। और मैं अनुरोध करूंगी प्रियदर्शन जी से कि वो यहाँ पर आए। तो अब मुझे लगता है जो लोग आने हैं वो आते रहेंगे, हम लोग कहानी का शुरू कराते हैं, ठीक है? बस सीधे कहानी पाठ पे आते हैं और सुनते हैं प्रियदर्शन मालवीय जी से उनकी कहानी, जिसका शीर्षक भी अभी मुझे नहीं पता है। शीर्षक क्या है इसका? किसान का अवसान। किसान का अवसान। और कहानी के बाद जैसा कि होता है हम सब लोग इस पर चर्चा करते हैं। साथियों, मैं सबसे पहले प्रगतिशील लेखक संघ का जो है खासतौर से पिता और प्रकर्ष का धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे कहानी पढ़ने का मौका दिया। फिर आप सबका धन्यवाद कि आप लोग कहानी को सुनने के लिए आए। और साथ में हमारी श्रीमती जी बैठी हैं, इनका भी बहुत बहुत कि इन्होंने कहानी सेलेक्ट करी कौन सी पढ़नी है। और सबसे मज़ेदार ये कि शीर्षक इन्हीं का बताया हुआ है। कहानी का शीर्षक मैंने थोड़ा दूसरा रखा था, इन्होंने कहा नहीं इसका शीर्षक ये है, तो इनका भी धन्यवाद। और अब मैं बिना किसी भूमिका के भूमिका बनाने की जरूरत ना भाई, एक चीज साबित हो गई, कहना आप सुनते हैं तो प्रियदर्शन जी, ये बीच बीच में सर उठा के सामने जरूर दिखिएगा। अच्छा, इसको देख लिया करिए। बादल छाए मानो आशा की डोर बंधी, कोंडू राम ने रस्सी कंधे पर रखी और खेत की राह पकड़ी। वह चिंतित है कि अगर वर्षा आने से पहले डोला न बांधा गया तो खेत का पानी उतर जाएगा। जल्द से जल्द डोला बांधा जाए। जल्द से जल्द डोला बांधा, उत्तम किस्म के बीज डाले। इन दोनों दो ही चीज में मस्त मगन रहते हैं कोंडू राम। एक अपनी बढ़ती हुई फसल और दूसरा अपने नवजात शिशु। दोनों की बाढ़ को निहारा करते कोंडू राम और प्रफुल्लित होते हैं। फसल को उन्होंने पोसा है, जबकि शिशु को उनकी पत्नी रूपा ने। शिशु रूपा का दूध पीकर फल फूल रहा है, शिशु रूपा का दूध पीकर फल फूल रहा है तो फसल उनका पसीना। कोंडू राम ने बीज से अंकुर फूटते, फिर धीरे धीरे बड़ा होकर पौधा बनते, फिर फसल को आते देखा और हर बार वे रोमांचित हुए। रात भर वे जागते और फसल के इर्द गिर्द रहते।
वे इस इंतजार में है कि फसल कब पके और वे इसे खाने खेत से निकाल कर आंगन में लाएं, फिर ज़रूरत के अनुसार बाजार में बेचें। अब की मोल तोल अच्छी तरह से करके तब फसल निकालूंगा। 10 जगह मोल भाव करूंगा, फिर जहाँ सही दाम मिलेगा वहीं अपनी फसल दूंगा। और हाँ, लौटते समय बाजार से 2 थाली दूंगा और रूपा के लिए 1 साड़ी लेना भी नहीं भूलूंगा। कोदूराम ने मन ही मन तय किया। कोदूराम प्रफुल्लित हैं कि चलो फसल अच्छी लगी है। परमात्मा ने चाहा तो इस बार साहूकार का ऋण उतार दूंगा। बहुत ऊंचा नीचा बोल रहा था। फसल बिक जाने पर पैसा मुंह पर दे मारूंगा ताकि मुंह न खोले। मुन्नी बिटिया भी सियानी हो रही है, उसके हाथ पीले करने हैं, कुछ पैसे उसकी शादी के लिए बचा कर रखने हैं। परमात्मा ने चाहा तो ये साल अच्छा बीतेगा। कोदूराम दिन भर इसी तरह के ख्यालों में डूबे रहते हैं और फसल देख देख कर मन मुदित होते रहते हैं। चारों ओर लहलहाते खेत, सुबह शाम इन पेड़ों पर चिड़ियों के झुंड आते हैं। आते तो दिन भर हैं, मगर सुबह शाम ज़्यादा आते हैं। किसान अपने खेतों से चिड़ियों को भगाते, एक खेत सुड़ाए जाते, दूसरे खेत में बैठते, वहाँ सुड़ाए जाते, तीसरे खेत में बैठते। पूरा सिवान घूमता रहता चिड़ियों को उड़ाए जाने के शोर से। इस शोर में कोदूराम की आवाज़ भी शामिल रहती है। हम डिस्टर्ब कर रहे हैं। कोदूराम दिन भर में कई बार खेत में जाते हैं। खेत क्या जाते, अपने सपने संजोने जाते। वे अक्सर कहते हैं किसान के लिए जमीन माँ, पानी पिता और फसल औलाद होती है। ये लाइन फिर से। कोदूराम दिन में कई बार खेत में जाते। खेत क्या जाते, अपने सपने संजोने जाते। वे अक्सर कहते हैं किसान की जमीन माँ, पानी पिता और फसल औलाद होती है। ठाड़े रोवे मकई और बैठे रोवे धान, बदरा तोरे बिन खेतिया सुखान। दूर कहीं देवदास गा रहा है। देवदास का गाना उन्हें एक अशुभ ताने की तरह लगा। ऐसे समय जबकि फसल लहलहा रही हो, यह ससुरा गा रहा है ठाड़े रोवे मकई और बैठे रोवे धान, तब तो सब इसे पगला कहते हैं। कोदूराम मन ही मन दुगाए। उन्होंने सर को जोर से झटका। इन नकारात्मक विचारों को लाकर वे अपने हसीन सपनों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते थे। देवदास का असली नाम तो दुर्गादास है, पर लोग उसकी हरकतों के कारण लोग उसे देवदास कहते हैं। कोदूराम चरी का भरोटा खेत से लाकर पशु बांधने के लिए छप्पर में डालकर बाहर चबूतरे पर हुक्का पीने के लिए बैठे ही थे कि पड़ोस के रमई काका चिल्लाते हुए आए कि टिड्डी दल आ गया, टिड्डी दल आ गया। कोदूराम समझ नहीं पाए क्या हुआ। चैतुआ आ गया, चैतुआ आ गए क्या, उन्होंने पूछा। फसल को चैतुआ जो है, फसल को काटने के लिए खेतिहर मजदूर आते हैं, उन्हें चैतुआ कहते हैं, जो कोरोना के कारण अभी तक नहीं आ पाए थे। चैतुआ के खेतों में उतरने की तुलना टिड्डी दल से की जाती है। ना ही सचमुच का टिड्डी दल आया है। का कुभाग बकते हो काका, कुभाग ना ही सच्ची कहता हूँ। तब तो हो गया साढ़े सत्यानाश। फिर उन्हें आकाश की रंगत बदलती दिखाई दी। जरा गौर से देखा, उनकी अनुभवी आंखों ने पहचान लिया कि मुसीबत आने वाली है। टिड्डी दल सामने था। कोदूराम की सांसें ऊपर की ऊपर और नीचे की नीचे रह गई। मालिक तो सच्चा है, तू करुणा निधान है, बता अब मैं क्या करूँ। कोदूराम गंभीर से होते हुए बुलाए। टिड्डी और निकट आई। हाँ बेटा, आकाश में चक्की चलने जैसा शोर सुनाई पड़ा। यहाँ मीटिंग है स्टार्टेड। हे भगवान, यह हरावल दस्ता भी आ गया। वह बड़ी जोर से चिल्लाए। वह दर के दर अपना माथा पकड़ कर बैठ गए। देखा वृक्षों पर, छप्परों पर, छतों पर क्या सचिन आ रहे हैं नीचे?
छतों पर मैदान में पहले एक एक दो दो टपकी, मगर क्षण भर में ही 10-10, 20-20 के झुंड आने लगे। टिड्डियाँ आई, अंडे दिए, अंडे के कीड़े निकले और सब सफा चट कर दिया। चंद मिनटों में सब कुछ पीला पीला ही नजर आने लगा। टिड्डियों को किसान लगभग भूल चुके थे, मगर इस बार जाने कहाँ से आ टपका टिड्डी दल। सुना है कि दक्षिण अफ्रीका से आई हैं टिड्डियाँ। टिड्डियों के बारे में कहा जाता है कि वे चलते चलते प्रजनन करती हैं, इसलिए उनकी आबादी बड़ी तेजी से बढ़ती है। कोदूराम कलेजा मन महसूस कर रह गया। उनकी स्थिति न मरे न मोटाए वाली हो गई। किसान की छाती कट्टी होती है, उसमें मिट्टी का सख्त होता है। छोटी मोटी मुसीबत और नुकसान तो आसानी से झेल लेता है, मगर यह मुसीबत बड़ी भारी पड़ी। कोदूराम अपनी उम्र से दुगने मालूम पड़ने लगे थे। उदास, अनमना और उजड़ा हुआ महसूस कर रहे थे। बर्बाद फसल के ठूठ को वे टकटकी निर्निमेष यूँ देख रहे थे, गोया फसल को इस तरह से देखने पर वे फिर से लहला होते। बीज खरीदने का कर्ज, राम आश्रय के ट्यूबवेल से पानी खरीदने का कर्ज, खाद का कर्ज कहाँ से पूरी होगी कर्ज की अदायगी। कोदूराम मन ही मन में बताए, पर कुछ भी हो जाए जमीन को न जाने देंगे। पटेलवा के मन की न होने देंगे। जमीन पर उसकी गंदी नजर है। कोदूराम को अपने सर के ऊपर मन्नान पहलवान सूटकोट का टोटा घूमता नजर आया। बड़ा खुशबू है, एकदम जल्लाद, बेमुरव्वत, खूंखार, वैसी जानवर से हिंसक। मन्नान पहलवान की याद आते ही उन्हें चौधरी मेवाराम के शब्द याद आने लगे। देखो जी, किसान की तो वही फसल हो गए है, रब्जी और कभी किसी की तीसरी फसल भी हो जावे, पर सूदखोर की तो चौथी फसल भी हो है अकाल। अकाल की फसल। और सच तो यह है कि सबसे दुधारू फसल यही हुए है। जब अकाल पड़ जावे उसकी फसल खूब लहलावे है। और अकाल के इस काल में तो सूद की दर कहीं 36%, कहीं 40%, तो कहीं 50%। और यह जाल बहुत बड़ा और मारक हुए है। अगर साल भर में सूद नहीं चुकता तो यह सूद मूलधन में जुड़ा हुए है, यानी चक्रवृद्धि ब्याज की दर से सूद। कहते हैं कि मनुष्य श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है। कितना अहंकार है, कितना गुमान है मनुष्य को कोई ताकत पर, मगर कुदरत की ताकत के सामने कितना निरीह है, कितना दिवस है। कोदूराम माथा पकड़े खेत कुएं पर बैठे इन्हीं विचारों में डूबे थे कि नंदलाल एजेंट उनकी बगल में आकर चुपचाप बैठ गया। नंदलाल बीमा एजेंट है। कोदूराम को एहसास हुआ। उन्होंने घूम कर देखा, कुछ बोले नहीं। उन्हें लगा कि नंदलाल एजेंट उनसे कह रहा है, मैंने तुमसे कही न थी कि फसल का बीमा करा लो, पर तुमने मेरी बात नहीं सुनी और बहुत मुंहफटे ढंग तरीके से कहा कि मैं एक लघु कृषि श्रेणी का किसान हूँ, मेरे पास इतनी समाई नहीं है कि बीमा की किस्त जमा करता हूँ, मेरे लिए अय्यासी है, तो लो अब भुगतो। मगर सच्चाई है कि नंदलाल एजेंट पूरे समय चुपचाप बैठा रहा। चलते समय उसने सिर्फ इतना कहा, भगवान महान है, तो कोई ना कोई रास्ता निकालेगा। कोदूराम यूं ही बैठे रहे और यूं ही ख्यालों में घूमते उतराते रहे। कहा तो सोचा था कि फसल ठीक ठाक होगी, तो साहूकार का कर्ज पाट देंगे, मगर अब तो पेट भरने के लाले पड़ जाएंगे, फिर साहूकार का मुँह ताकना पड़ेगा। जा को मुँह देखे दुखलावे, ताको करे प्रणाम। किसी की सुबह वर्ष न सोते कटे है, किसी की हिज्र रोते कटे है, या इलाही ये कैसी शव है जो न रोते कटे है न सोते कटे है। कोदूराम की रात न रोते कटे है न सोते कटे है। कभी इस करवट तो कभी उस करवट बदलते, मगर नींद की कि जो रूठी
तो रूठ ही रही। कभी आपने नींद का रूठ कर जाना देखा है? अगर हाँ, तब आपको यह बखूबी एहसास होगा कि आँख तब आँख नहीं रहती, सूख कर पत्थर हो जाती है। आँख में इतना जल भी नहीं रह जाता कि आदमी दुख के दो आंसू बहा ले। सुनार की हथौड़ी की तरह सख्त हो जाती है आँख और लगातार सिर पर ठक ठक चोट करती रहती है। आँख सूनी वीरान वादी बन जाती है, जिसके आसपास सिर्फ निराशा, हताशा, चिंता और उलझनों का चौकोर वीराना घिरा होता है और भीड़ और दूर दूर तक आशा या उम्मीद के निशान भी होते हैं। कोदूराम की आंखों में पीड़ा और हताशा थी। वह चुप थे, मगर उनकी आंखें बोल रही थी। उनके भीतर दुख और पीड़ा का समुंदर पछाड़े मार रहा था। उनकी आंखों से दुख और बेबसी झलक रहे थे। वहाँ कोई उम्मीद की किरण नहीं सिवाय कोहरे के। उनकी पीर पर्वत सी थी, जिसे पिघलना ही चाहिए था। उनके काले और झुर्रीदार चेहरे पर मुर्गी छाई थी, जैसे जंग से हारा हुआ कोई सैनिक। नींद आती भी कैसे कटेंगे आगे के दिन, लाख टके का सवाल मुंह भाई खड़ा था। क्या भुखमरी का सामना करना पड़ेगा? घर में अन्न रहता है तो इतना भरोसा तो रहता है कि पेट की भरसाई भरी जा सकती है। मन भटकाने के लिए वे आसमान की तरफ ताकने लगे, जैसे ऊपर वाले से पूछ रहे हों कि या परवरदिगार, तुमने ऐसा क्यों किया? मैं तो हमेशा तुम्हें दयालु और अपने को दीन, तुम्हें दाता और खुद को भिखारी मानता रहा हूँ, फिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया? तुमने तो मुझे भिखारी बनाकर छोड़ा। रात अंधेरी थी और छिटके हुए तारे थे। ऐसी रात कोदूराम में बहुत थ्रिल पैदा करती है। उनका पोर रोमांचित हो जाता है और वे खाट बाहर डालकर बड़ी रात तक तारों को निहारते रहते, गोया उनसे सलाह मशवरा कर रहे हों। मगर आज की रात बात कुछ और है। मगर आज की बात कुछ और है। उन्होंने आकाश की ओर ताका तक नहीं, वे ऋषियाए हुए हैं। हेलो, कोदूराम को अपने बापू की बात याद आने लगी। वो कहते, खेती जुआ है, ये बात गलत है। क्योंकि जुआ होता तो कभी तो किसान की बाजी लगनी चाहिए। हर बार किसान की हार क्यों होती है? यह जुआ नहीं, साजिश है, गहरी साजिश है। यह तो होना ही था। माई हमेशा कहा करती थी, दांत कटा कर बाजे और आई रोजी भागे। कितनी बार रूपा से कहा झगड़ा मत किया करो, मगर वो मानती ही नहीं। रूपा की क्या गलती थी कोदूराम? गलती सारा तुम्हारी। जब वह जानती है कि टूटे फूटे बर्तन देखकर मेरा दिमाग गर्म हो जाता है, तो वह टूटी फूटी तस्तरी में कलेवा लेकर क्यों आई? जो बर्तन होगा उसी में तो लेकर आएगी। सच तो यह है कोदूराम कि तुम्हें उसका यह कहना बुरा लगा कि या घर से कबहू न गए हो, टूटो तबो और टूटो कठो हो। तो उसने क्या गलत कहा था? जब क्रोध आया करे तो थूक दिया करो। जब क्रोध आया करे तो थूक दिया करो। हो। रात भर कोदूराम के मन में ये अंतर्द्वंद चलता रहा। बीच में रात में 2 बार उठे कि शायद सुबह हो गई हो, मगर रात अंधेरी थी, वे वापस बिस्तर पर लौट आए। उधर रूपा का भी वही हाल था। वह भी रात भर पश्चाताप करती रही, क्या जरूरत थी मुझे मुँहजोरी करने की? रूपा तुम ही अगर चुप लगा जाती तो क्या हर्ज था? गुस्सा आ गया था, क्या करती? हमारा कोई दोस्त था, जैसा बर्तन भाड़ा होगा उसी में तो लेके आऊँगी। अच्छा, गुस्सा आया करो तो थूक दिया करो। और अब सुबह एक कोदूराम खेत की ओर चले गए। खेतों के चारों ओर भीड़ थी, आदमी ही आदमी। सारा गांव उधर आया था। ये भी भूल गए थे कि इस कोरोना काल में इस तरह आदमियों का इकट्ठा होना खतरनाक हो सकता है। किसानों के घर मातम था, जैसे बाली पोशी जवान औलाद की मृत्यु हो गई हो। ऐसे घर अनेक थे जहाँ बच्चों के अलावा जवान औरतें और मर्दों ने पिछले दिन भर खाना नहीं खाया था। सभी घरों में हालात एक जैसे थे। ठंडे चूल्हे, उदास बच्चे, बूढ़ों की स्थिति दयनीय। गांव ने ऐसा मातम पहले कभी नहीं देखा था।
तब भी नहीं जब गांव के 3 लड़के एक साथ सरहद में दुश्मनों से लड़ते हुए शहीद हुए थे। तब सारा गांव बहुत दुखी था लड़कों की मौत से। तब भी सारा गांव उमड़ पड़ा था, मगर तब भीतर कहीं गर्व की भावना थी कि गांव के लड़के देश के खातिर बलिदान हुए। इतनी धूमधाम से उनकी अर्थी निकली थी, कलेक्टर और एसपी ने खुद समझा दिया था। गांव में सभी ये बातें कर ही रहे थे कि टिड्डी दल ने किसकी कितनी फसल नष्ट की, पकी पकाई फसल का नाश मार दियो, मौत का दुख क्या इससे ज़्यादा होता है, रामकिशन ने रोते हुए कहा। सब चेहरे पर मातम पुता था, सबके हाथों में अपने अपने खेतों से लाए हुए ठूंठ थे। थोड़ी देर बाद ठूंठों का ढेर लग गया। एक जैसे ठूंठ, एक जैसी सबकी कहानी, एक जैसी पीड़ा, एक जैसी चिंता। कौन कौन किसका दुख बांटे। सबसे बड़ा दुख तो राम केवल का था, उसके जवान बेटे को कोरोना भी हो गया था। वह किसी को अपना दुख बता नहीं सकता, वह तो अछूत हो गया था, वह तो किसी के आसपास भटक नहीं सकता था। अभी सभी टिड्डी दल के बारे में बातें कर ही रहे थे कि गांव के भीतर से एक जीप बड़ी तेजी से निकली। जीप बड़ी ठसाठस भरी हुई है। जीप ठसाठस भरी हुई है। दादी ने जीप की तरफ इशारा करते हुए कहा, तो कौन नई बात है। ग्राम प्रधान ने प्रत्युत्तर में कहा, कोरोना में इतनी भीड़ सही नहीं है। पर शादी ने तर्क रखा, कौन कोरोना का पालन कर रहा है, अब हम ही सब इकट्ठा हैं कि नहीं। ग्राम प्रधान ने कहा, अरे कोरोना कुछ नहीं बा, सब सरकारी धोस बा। रामकिशन ने हाथ हिलाते हुए कहा, चुप बेवकूफ, रोज इतना लोग मर रहे हैं, रोजे सरकारी धोस लग रही। ग्राम प्रधान ने समझते हुए कहा, तो हम लोग क्यों इकट्ठा हुए। रामकिशन ने ग्राम प्रधान का विरोध करते हुए पूछा, बड़ी विपत्ति के आगे हम छोटी विपत्ति भूल गए। ग्राम प्रधान ने समझाने के लिए कहा, ये लोग सुबह सुबह कहाँ जा रहे हैं। निज्जा ने पूछा, जीत कर रमेश दललवा की लग रही है। ग्राम प्रधान ने कहा, रमेशवा कहाँ दलाली करता है। प्रसादी ने पूछा, करता है, वो मजदूरों की दलाली करता है। ग्राम प्रधान ने कहा, यह कैसी होती है। रामकिशन ने, रमेशवा गाँव से औने पौने भाव में श्रमिकों को बुक करता है और शहर में मन माफिक मजदूरी वसूलता है। ग्राम प्रधान ने मुँह मुस्कुराते हुए कहा, प्रधान जी हम समझे नहीं। कई लोगों ने साथ कहा, तो समझाता हूँ, धैर्य रखो। फिर थोड़ी देर रुक कर बताना शुरू किया कि गाँव के ऐसे किसानों को जो उसके कर्जे तले दबे रहते हैं, उन्हें शहर में ले जाता है और ऐसे ठेकेदारों को सप्लाई करता है जो बड़ी बड़ी सरकारी इमारतें या सड़कें बनवा रहे होते हैं। ये किसान दिन भर खटते हैं पर उनका पारिश्रमिक रमेश दललवा देता है। वह पर किसान 300 रुपये की दर से ठेकेदार से लेता है और किसानों को 150 रुपये दर से देता है और 150 रुपये अपनी जेब में रखता है। किसान अपने श्रम पर लगे इस ढांचे को सहने को मजबूर होते हैं क्योंकि उनकी गर्दन अपने सूदखोरों के पहलों से तले गई है। बड़ा चुप्पा है, देखने में सीधा साधा लगता है पर है पूरा जल्लाद। रामकिशन ने कहा, अब चुप्पे लोगों का ही जमाना है, चुपके चुपके सेम लगाए जाओ। प्रसादी ने तंजे कसा। अभी सब बातें कर ही रहे थे कि एक मोटा सा आदमी अपनी लंबी शिकार के साथ गांव में प्रवेश करता है। उसने ग्राम प्रधान को देखकर दूर से नमस्कार किया। आ गए समाज सेवक जी। ग्राम प्रधान ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, ठुर्रस बोलने प्रधान जी। ठुर्रस नहीं बोल रहा हूँ, सच कह रहा हूँ। इस अकाल के काल में सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी है, मगर आप अपनी सेवाएं देने आ गए। ग्राम प्रधान ने तंज कसा। आदमी ही आदमी के काम आता है। मोटे आदमी ने कहा कि पता नहीं ग्राम प्रधान के तंज को समझा या मोटे आदमी ने भी कह दिया। हाँ हाँ और क्या। ग्राम प्रधान ने मोटे आदमी के हाँ हाँ मिलाई। अब चलता हूँ प्रधान जी, मोटे आदमी ने कहा। हो ग्राम प्रधान ने, ये कौन सा प्रधान जी। भू माफिया। ग्राम प्रधान ने कहा, ये क्या करने आया है यहाँ। लोगों की जमीन हथियाने। ग्राम प्रधान ने कहा, कैसे। अब अकाल के काल में हर किसान को धन की जरूरत पड़ेगी, वो उधार देगा ब्याज पर और ब्याज की दर ऊंची रहेगी। कर्ज के एवज से ये उनकी ज़मीन गिरवी रखेगा। 90% किसान कर्ज वापस नहीं कर पाएंगे और ज़मीन इसकी हो जाएगी। ग्राम प्रधान ने रुक कर आहिस्ता आहिस्ता समझा। इस अकाल के काल में इसकी तो चकाचक हो गई। किसने कहा, इसी की नहीं बल्कि शहर में बहुतों की चांदी कटेगी, क्योंकि कहावत है कि गाँव की मौत मुसीबत शहर की लगी।
कहावत है, गांव की मुसीबत शहर के मजे। गांव की मुसीबत शहर के मजे, ग्राम प्रधान ने कहा। जब गांव में सूखा पड़ता है तब शहर की फसल लहलहाती है, यह आदमी ने कहा। अभी सब बातें कर ही रहे थे कि एक तरफ से बड़ी जोर की चीत्कार सुनाई पड़ी। सभी उसी दिशा की ओर भागे। पता चला चीत्कार परमेश्वर दयाल के परिवार की थी। परमेश्वर दयाल टिड्डी दल द्वारा किए गए फसल के नुकसान को बर्दाश्त नहीं कर पाया, फसल फांस खा लिया। परमेश्वर दयाल को सभी लेकर अस्पताल पहुंचे, पर पहले ही उसके प्राण प्रतिदिन हो गए। परमेश्वर दयाल की मृत्यु ने सारे गांव को सन्नाटे मिला दिया। सभी टिड्डी दल भूल गए और परमेश्वर दयाल की बात करने लगे। काहे सुसेठ इस फूलचंद ने पूछा, काहे सुसेठ की सुसाइड इस फूलचंद ने पूछा। भैया आजकल तो सुसाइड का फैशन चला है। हमारा बेटवा बतावत रहा कि सबसे ज़्यादा इंटरनेट पर खोजा जाने वाला विषय है दर्द रहित मौत। राजा राम ने सबकी ओर देख कर कहा और भीतर ही खुद को गौरवान्वित महसूस किया कि गांव के अन्य लोगों से बेहतर है। उसने इंटरनेट का नाम सुन रखा है और वह उसका सही उच्चारण भी जानता है। अरे कोई प्रेम प्रसंग होगा, किसी से टाका फंसा होगा, जिससे धोखा मिला होगा, कभी ने कहा। तुम काहे नहीं अपना आत्महत्या कर लेते छिनरों के, तुम्हारा भी तो टाका भिड़ा है। श्याम श्याम ने खदेरू को झलकते हुए कहा। बड़ा कायर निकला, आत्महत्या कर ली, जान है तो जहान है। परमेश्वर दयाल के भाई ने फुसफुसाते हुए कहा। मगर बगल खड़े ज्ञानचंद ने उसको फुसफुसाहट सुन ली और कहा, भैया कायर न कहिए, आत्महत्या कायर नहीं दुस्साहस है। और ये दुस्साहस वही व्यक्ति कर सकता है जिसमें आत्मसम्मान और हया हो, वरना तो बड़े बड़े आदमी इतना लोग निगल जाते हैं और डकार भी नहीं जीते। अभी ज्ञानचंद अपना ज्ञान बढ़ा ही रहे थे कि रामकृष्ण ने उनकी बातों के समर्थन में कहा, देखो विजय माल्या और मेहुल चौकसी को देश का पैसा लेकर भाग गए और बड़ी बेशर्मी से अखबारों में फोटो खिंचवाते हैं और मोटे मोटे लोन देने वाले अपनी जान, छोटे मोटे लोन देने वाले अपनी जान दे रहे हैं। अपनी अपनी हया की बात है। सिर्फ हया की बात नहीं है, डर भी लगता होगा। ज़्यादातर किसान प्राइवेट लोन लेते हैं क्योंकि सरकारी बैंक उन्हें पूछते ही नहीं है, और ये प्राइवेट मनी लेंडर उन्हें बहुत अपमानित करते हैं और धमकाते हैं और अक्सर पिटाई भी कर देते हैं। ज्ञान फिर ज्ञान अकेले क्यों मरा, दो चार को मार के मरता, जो उसकी मौत की जिम्मेदार राम सुभग सिंह ने कहा। राम सुभग सिंह अपनी युवावस्था में क्रांतिकारी थे। वह नक्सलवाड़ी आंदोलन के साथ जुड़े थे और कई साल जेल खा चुके थे। इन्हें मारना इतना आसान नहीं होता है। ये पूरे सुरक्षा लाजमात के साथ रहते हैं। ज्ञानचंद ने कहा, अरे जब मरने ही जा रहे हैं तो क्या डरना, जब उखली में सर डाल दिया धमाके से क्या डर। राम सुभग सिंह ने कहा, आत्महत्या का विचार कोई स्थायी नहीं होता है। ये विचार एक खास क्षण में पैदा होता है और वो क्षण निकल जाए तो हो सकता है कि आदमी कभी भी आत्महत्या न करे। इसीलिए कहते हैं कि अवसादग्रस्त व्यक्ति को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। ज्ञानचंद ने आहिस्ता आहिस्ता कहा। जब वे अवसादग्रस्त रहा करते थे तो आप लोगों ने उन्हें अकेला क्यों छोड़ दिया। राम सुभग ने परमेश्वर दयाल से पूछा। भैया आपको जाना तो किसान के घर में तो काम ही काम होता है। कटाई है, जुताई है, बुआई है, रोपनी है, दमाई है, हजारों काम है। किसको इतनी फुर्सत है कि उन्हें काटता। परमेश्वर दयाल के वक्त जमा दिया। भैया बड़े छुपा निकले, इतना बड़ा निर्णय ले लिया और हम लोगों को हवा भी नहीं लगी। परमेश्वर दयाल के भाई ने अश्रु के से कहा। कोरोना की याद आते ही भीड़ छटने लगी और परमेश्वर दयाल के परिवार के सदस्यों को मिलाकर कुछ 5 लोग बचे रहे। और समस्या यह है कि उसकी मंजिल 100 इस स्मशान पर लेकर कैसे जाया जाए।
स्मशान उनके घर से कम 5 मील दूर था। किसी ने राय दी एम्बुलेंस बुलवा लिया जाए, दूसरे उस पर हंसे। इस कोरोना काल में कहाँ मिल रहा है एम्बुलेंस? बीमार को तो हॉस्पिटल तक पहुँचाने के लिए मिल नहीं रहा है, लाश ढूंढने के लिए क्या मिलेगा? रामकृष्ण ने तंज करा। अगर मिल भी जाए तो उसका किराया कौन देगा? राम सुभग ने सबकी तरफ इशारा करते हुए पूछा। तब क्या किया जाए? संवेद करो। एक काम हो सकता है जो राम सुभग ने अपने सर पर हाथ फेरते हुए कहा। क्या? संवेद करो। लाखन वाखन को बुलाया जाए, वे मंजिल ढूंढने में माहिर हैं, नौजवान हैं, बलिष्ठ हैं और बिना कंधा बदले मंजिल को स्मशान तक पहुंचा देंगे। सबसे बड़ी बात तो ये है कि वे इसे पुण्य का काम मानते हैं और वे इनकार नहीं करते। इस कोरोना काल में उन्होंने जाने कितनों की मंजिल को स्मशान में पहुंचाने में मदद की। भगवान उन्हें लंबी उम्र दे। संवेद करो। राम नाम सत्य है, सत्य बोलो मुक्ति है। अभी मंजिल उठी ही थी, पुलिस आ गई। रोको रोको, किसकी मंजिल है? कहाँ ले जा रहे हो? पुलिस ने हड़काया। जहर की घटना सुनकर एक दरोगा 2 सिपाहियों के साथ आ धमका कि शायद हत्या का मामला बनाकर उनका पैसा उठा जा सके। जीता नहीं मसाने ले जा रहे, कई लोगों ने एक साथ कहा। मंजिल अभी नहीं उठेगी। एक सिपाही ने डंडा लहराते हुए कहा। क्यों भाई क्यों? क्योंकि यह आत्महत्या का मामला है, यह पुलिस केस बन गया है। इसका सबसे पहले पोस्टमार्टम होगा कि उसकी मौत कैसे हुई। फिर पुलिस जांच करेगी कि इसने जहर खुद खाया या उसे जहर दिया गया है। अगर खुद खाया है तो क्यों खाया है? आत्महत्या का मामला है, साधारण बात थोड़ी ना है। पुलिस वाले ने दोस्त से कहा। सरकार कौन इसे जहर देगा? इसकी किसी से दुश्मनी नहीं थी। रामकृष्ण ने कहा। जहर देने के लिए दुश्मनी की जरूरत नहीं होती। इसके परिवार वाले इसकी जमीन हथियाने के लिए भी तो कर सकते, तो इसको जहर दे सकते हैं। दरोगा ने तेवर दिखाया। दरोगा की बात सुनकर परमेश्वरी दयाल के बड़े भाई और छोटे भाई दोनों भीतर तक कांप गए। कहीं दरोगा हमें झूठ को फंसाने के चक्कर में तो नहीं है। यह सोचकर वे घबराए जा रहे थे और बोले कुछ नहीं। मंजिल वहीं रख दी गई। दोनों से बदसही होते होते गर्मा गर्म बहस होने लगी। तब दरोगा ने हड़काते हुए कहा, अभी तुम सबको अंदर कर दूंगा और ऐसी धाराएं लगाऊंगा कि तुम लोग सारी लियाकत निकल जाएगी। कोरोना काल में भीड़ लगाए हो, ऊपर से बहस कर रहे हो। मरनी करनी में भी कोरोना घुस गया। अब क्या किया जाए? सभी चिंतित। कुछ लोगों की राय बनी, कुछ ले देखकर मामला फरियाया जाए। कौन देगा पैसा? कौन ने लखा दी? राम सुभग ने पूछा। सन्नाटा छा गया। थोड़ी देर तक लोग आपस में बात करते रहे। फिर आम राय बनी कि विधायक जी से बात की जाए। मगर विधायक जी से बात करे कौन बिल्ली घंटे में घंटी बांधे? फिर सन्नाटा। विधायक जी से प्रधान जी बात करें, उनका ही फर्ज और बनता है। राम सुभग ने निर्णायक अंदाज में कहा। मेरी विधायक जी से नहीं बनती। राम प्रधान ने चिल्लाते हुए कहा। अब पटे न पटे, अब पटने न पटने की क्या बात है? ये तो समाज का काम है। राम सुभग ने कहा। काफी प्रयास के बाद विधायक जी का ग्राम प्रधान से संपर्क हो पाया। दरअसल ग्राम प्रधान का नंबर देखकर विधायक जी जानबूझकर फोन नहीं उठा रहे थे। मगर जब बार बार फोन आया तो विधायक जी को लगा कि जरूर कोई बात है। विधायक जी ने बात सुनी और सीधे दरोगा हड़काया। हरामखोर, जनता परेशान है, कफन खबसूरती में लगा है, छोड़ो इन्हें। सरकार किसानों की समस्या से परेशान है और तू विधायकों तू वसूली में लगा है। विधायक ने भी अपनी बात पूरी भी न की थी। सॉरी विधायक जी, मैंने इन्हें छोड़ दिया है। सर उन्हें बताया ही नहीं कि मैंने सोचा कोरोना से मृत्यु हुई, इसलिए मैंने लाश में की। ठीक है तुम छोड़ो सर। दरोगा ने तुरंत मंजिल सबको जाने दिया। विधायक जी में बड़ी धार है, तेल देखो, तेल की धार देखो। राम प्रधान ने कहा। अरे पूरा दबंग है। रामकृष्ण ने कहा। अरे पूरी हनक है, एसपी तक अदब खाता है। किसी ने कहा। अब तो भैया हनक और दबंगई कहीं जमाना है, नहीं तो सीधे आदमी का मुंह को कुत्ता चाहते। दूसरे ने कहा। मंजिल स्मशान तक पहुंच गई।
पर शमशान का खर्च किसी के पास नहीं था। सबने चंदा किया, फिर भी इतना पैसा इकट्ठा नहीं हुआ किसे पर्याप्त कहा जा सकता। महाराजिन बुआ शमशान की देखभाल करने वाली अपने कर्कश स्वभाव के लिए प्रसिद्ध थी। वे किसी भी प्रकार की मुरव्वत नहीं करती। वह बिना पैसे के अंतिम संस्कार की तैयार ही नहीं हो रही थी। उन्हें नीति का वास्ता दिया गया, दया करुणा और इंसानियत का तकाजा दिया गया, मगर वे कष्ट से मस्त न हुई। उनका सीधा सा तर्क था, घोड़ा अगर घास सियारी करेगा तो खाएगा क्या। यहाँ आ जाइए, इधर आ जाइए। बत्ती क्यों बुझा दी? अशरफ है यहाँ। पंखा चला। उनका सीधा सा तर्क था, घोड़ा अगर घास तैयारी करेगा तो खाएगा क्या। इधर आ जाइए सर। बड़ी देर तक वहाँ सोती रही। बड़ी देर तक वहाँ सोती रही। फिर महाराजन बुआ ने कहा, मैं इतना कर सकती हूँ, तुम लोगों को किसी से उधार पैसे दिला सकती हूँ, मगर मोटा ब्याज देगा। सभी सहज तैयार हो गए। महाराजन बुआ ने सभी के फोन नंबर नोट किए और सबको हिदायत दी कि पैसा जल्द से जल्द वापस कर दिया जाए। सभी ने सहमति जताई। परमेश्वर दयाल का अंतिम संस्कार संपादित हुआ। परमेश्वर दयाल के घर वालों के मन में अपार कृतज्ञता का भाव था कि इस कोरोना काल में परमेश्वर की कृपा से परमेश्वर दयाल का अंतिम संस्कार ठीक हो गया। वरना इस कोरोना काल में तो कितनी बात विचार इस घटना को हुए 3 साल हो गए, पर अभी तक किसी के पास भी महाराजन बुआ का तकाजा नहीं आया। जी हाँ, महाराजन बुआ लगातार बरस रहा है। ड्राइवर नहीं है। तो ये कहानी निदर्शन जी की किसान का अवसान। इस वाली कुर्सी पे आ जाओ। पिछली बार हम लोगों ने मनोज पांडे की उनकी कविताएं सुनी थी, और जो लोग वहाँ कविता पाठ में शामिल थे उनको याद होगा कि वो कविताएं काफ़ी उदासी वाली थी। उनमें जिंदगी की ऐसी बहुत सी बातें थी जो एक निराशा में पैदा होती हैं, अवसाद में पैदा होती हैं। तो जब फोटो खींचे हम लोगों के, जो फोटो हम लोग डालते हैं, रिपोर्ट डालते हैं फेसबुक पर, तो किसी ने कमेंट किया कि आप लोग कविता सुन रहे हैं तो इतना मुख क्यों लटका है। आज जब एक कहानी पाठ सुनते हुए फोटो डाला जाएगा तो लोग कहेंगे यार कहानी सुन रहे हैं तो मुँह क्यों लटका है। लेकिन जो पूरा वीडियो है वो यूट्यूब पे मिलता है कि हम लोगों ने क्यों मुँह लटकाया हुआ था। क्योंकि कविता पाठ हुआ, उसके बाद भी सुनने वालों के ऊपर उदासी छा गई, एकदम शांति हो गई, कोई कुछ बोलने की स्थिति में नहीं था। और आज जिस तरह की कहानी हमारे बीच में बढ़ी गई है, इसके बाद में ये सही बात है कि कुछ भी बोलने की स्थिति नहीं होती है। कहानी शमशान में दाह संस्कार से खत्म होती है, और इस दाह संस्कार की भूमिका कहानी के शुरू में बनने लगती है, जहाँ पर किसान है, टिड्डी दल आ रहा है, और किसान हमेशा ही परेशानी में घिरा रहता है। वो चाहे बाढ़ हो, चाहे सूखा हो, चाहे टिड्डी दल आ जाए, या फिर वो साहूकार के चंगुल में फंस जाए, तो अंत उसका जाकर के या तो वो उसको मरेगा, कुपोषण से मरेगा, या फिर वो आत्महत्या करेगा। बरसों से शायद प्रेमचंद के ज़माने से लेकर के अब तक, जबकि प्रियदर्शन मालवीय जी एक कहानी लिख रहे हैं, किसानों की स्थिति में वो बदलाव नहीं आया जो कि आना चाहिए था। बहुत अच्छी बात लगी जब उन्होंने कहा कि ये अगर जुआ है, खेती अगर जुआ है, तो इस जुए की कीमत किसान ही भी चुकाता है, दूसरा पक्ष भी तो चुका सकता है। जुए में 2 पक्ष होते हैं ना, दूसरा कौन है? हमेशा किसान ही क्यों मारता है। और बहुत सारी बीच में कहावतें और कुछ काव्य पंक्तियाँ बीच में कही गई हैं, वो कहानी के चोट को, उसके मर्म को और ज़्यादा गाढ़ा करने वाली है। तो ये कहानी उदास करती है, और कहानी के पहले से ही तय होता है कि इस कहानी का हश्र क्या होने वाला है, जो स्थितियाँ चल रही हैं, और अंत आते आते कहानी बहुत मार्मिक हो जाती है जब किसान मात्र इतने पर संतोष कर देते हैं कि
तो यह हो जाता है, बड़ा दुख ये हो जाता है कि कम से कम शव को शमशान घाट लाने दिया गया और पैसा नहीं है कर देने का, उसके बावजूद भी वहाँ पे कम से कम दाह संस्कार करने दिया गया। दाह संस्कार करने दिया गया, यही बहुत बड़ी सांत्वना हो जाती है। और यहाँ पर किसान परिवार जो गए वहाँ शामिल होने के लिए, वो इसी पर अपने को संतुष्ट करते हैं कि जो होना था हुआ। बीच में वो सारी चीज़ें आती हैं कि साहूकार क्या कह रहा है, बीमा से फसल कैसे फंसी हुई है, विधायक क्या सोचते हैं, ग्राम प्रधान क्या सोचते हैं, और एक पूरा मकड़ जाल इस कहानी में मिलता है। ये कहानी जितनी बातें इसमें कही गई ना, उस हिसाब से ये कहानी छोटी है, पेज कम है, लेकिन इसमें बातें अपने बिंदुओं के तौर पर, कहर के तौर पर बहुत ज़्यादा बातें आई हैं। तो इस कहानी पर हम लोग सबकी छोटी छोटी टिप्पणी लेंगे। मेरा निवेदन ये है, क्योंकि हम इस पूरी परिचर्चा को हम यूट्यूब पर डालते हैं, तो हमारी कोशिश ये होती है कि ये 1-1.5 घंटे के अंदर आ जाए, जिससे कि जो देखने वाले हैं वो इसे देखने में आलस ना करें। तो हम शुरू में छोटी छोटी टिप्पणी लेंगे और इसके बाद में जो हम लोग आपके पास आएंगे तो आप बड़ी टिप्पणी भी दे सकते हैं। तो कार्यक्रम में चूँकि बीच बीच में भी लोग आए हैं, हमारे बीच में कथाकार हैं अनिता गुप्तेश जी, उपन्यासकार और कथाकार हैं मिश्र जी, शिवप्रकाश मिश्र जी, समीक्षक हैं रश्मि मालवीय जी, समीक्षक और आलोचक हैं सुधांशु मालवीय जी, कवि हैं अजामिल जी, प्रकर्ष हैं कवि, शायर हैं सचिन, शायर हैं अशरफ अली बेग साहब, हमारे वरिष्ठ कथाकार साथी हैं असरार गांधी साहब। तो सभी लोग यहाँ पर हर तरह के लोग बैठे हुए हैं और समाज में लगातार अपनी बड़ी भूमिका निभाने वाले हमारे आदरणीय नरेश सहगल जी हमारे बीच में हैं। तो हम सबकी टिप्पणियाँ लेंगे। आनंद मालवीय जी भी हैं और मैं सबसे पहले टिप्पणी के लिए अनिता जी से अनुरोध करूँगी कि वो इस कहानी पर अपनी बात करें। किसान जो है, आज किसान की जो स्थिति है उसको लेकर बहुत एक अरसे बाद एक अच्छी कहानी सामने आई है। उसमें बहुत सारी बातें संज्ञा कह दी हैं, बहुत ज़्यादा कहने को नहीं है। कुछ बातें हैं जो एक दो बात जो मुझे देखने में ये है कि कहीं कहीं ऐसा लगता है कि किसान से शुरू करके हालांकि इसका फलक बहुत विस्तार पाता है, उसका पूरा एक संजाल है। आज के समय में किसानी को लेकर गांव से लेकर शहर तक जो पूरा ये जो संजाल कहेंगे ना, नेटवर्क पूरा है, वो पूरा का पूरा उसको कवर होता है। और हमको सुनते सुनते लगा कि अचानक से किसान से होते होते वो कोविड पे और फिर उसके बाद जो है वो एकदम से आत्महत्या पे बात आ गई। तो ऐसा लगा, थोड़ा सा ये लग रहा था कि किसान वाली जो एस्पेक्ट वो छूट गया बीच में। वो शायद बहुत सारी चीज़ों को साथ लेने के लिए कहानी के साइज को उसको कम कर दिया, विस्तार को कम कर दिया। इस प्रयास में ऐसा लगता है कि जल्दी से वहाँ बात पहुँच रही है। ऐसा लगता है कि इसको आप उपन्यास का वो लेना चाहिए और ज़्यादा इसका फैलाव हो सकता है, उसमें और बहुत सारी चीज़ें और विस्तार से आ सकती हैं। मुझे बहुत छोटी छोटी जो की बातें करनी है, तो ये कि मुहावरे और लोकोक्तियों का बहुत अच्छा इस्तेमाल है। बहुत सारी लोकोक्तियाँ ऐसी हैं जो हमने नहीं सुना है, हमने पहली बार सुना है। गांव का और शहर के मज़े, गांव की तबाही और शहर के मज़े हमने पहली बार सुना है। हमें नहीं मालूम कि ये इस्तेमाल में है कि प्रियदर्शन जी ने खुद गढ़ लिया है, ये हमको नहीं मालूम, लेकिन हमने पहली बार उसको सुना था। तो मुहावरे और लोकोक्तियों का बहुत अच्छा इस्तेमाल किया है वहाँ के। और कहीं कहीं जो प्रियदर्शन जी ने अंग्रेज़ी शब्द इस्तेमाल किया है, मुझे लगता है कि आप खुद बड़ी डिस्टर्ब, जैसे आपने किसान की बात जब आप कर रहे हैं तो किसान के एस्पेक्ट से उसकी तरफ से डिस्टर्ब हो गया। और एक दो शब्द और हैं, अच्छा बीच में थ्रिल हो गया। तो ये हमें जैसे खटकता है, लगता है कि पूरा जो परिवेश है, जो परिदृश्य है कहानी का, उसमें ये सायास डाला गया है। इसकी जगह कोई और सही शब्द हो सकता है, उसको आप अपने आप कर सकते हैं। अच्छा बीच में आपने जब शेर कह दिया तो शेर कथाकार कह रहा है, जाहिर ना वो किसान कह सकता है, ना जो आप विश्वविद्यालय आत्महत्या कर रहा वो कह सकता है। तो इस तरह की कुछ चीज़ें हैं जो मुझे लगा कि कहानी के उसमें जो है खटकता है कि सब प्रयास जैसे डाला गया हो उसमें। बस और ज़्यादा नहीं कहना है, मुहावरों का इस्तेमाल बहुत अच्छा है। और मंजिल शब्द हमने जैसे पहली बार सुना,
कि शव को मंजिल कहते हैं, ये जानकारी अब हम पहली बार सुन रहे हैं गांव से, क्योंकि बहुत इतना जुड़ाव नहीं हो सकता है गांव के प्रदेश में। आप बता पाएंगे कि क्या शव को मंजिल कहते हैं? किस क्षेत्र में मंदिर करते हैं? गाँव में हमने पहली बार सुना है। किस क्षेत्र में? और हमको ऐसा लगता है कि ये जो है उपन्यास का फलक है इसका, और इसको और बड़ा किया जा सकता है। हालांकि सब कुछ हम लोग समझते हैं, संजाल पूरा का पूरा हम लोग को पकड़ में आती है, बात समझ में आती है, जानते हैं किसान आत्महत्या कर रहे हैं। और एक जो बहुत बड़ा सवाल जो संध्या ने भी कहा कि किसानों की स्थिति में आज हम इतने मतलब इंटरनेट के ज़माने में और इसके उसके ज़माने में की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। वैसे ही टिड्डी दल, वैसे ही बाढ़ आना, वैसे ही फसल का डूब जाना, वैसे ही मौसम की मार, वैसे ही किसान का आत्महत्या। मतलब गोदान से लेके आज तक ये सोचने की बात है। ये कहानी बहुत सोचने को मजबूर करती, छपे तो करना चाहिए। ये समाजविद और शिक्षाविदों को सोचने की चीज़ है कि ये स्थिति में परिवर्तन हुआ ही नहीं, अभी तक नहीं हुआ। और शिक्षा के इतने विस्तार के बाद भी जब किसानों को बच्चे पढ़ भी नहीं सकते हैं, शिक्षा फसलों में कोई साइंटिफिक इन्वेंशन नहीं हुआ, मतलब किसानी में क्यों उस तरह का साइंटिफिक प्रयोग नहीं होता है, जबकि हमारे यहाँ एंटोलॉजी में पढ़ाया जाता है कि बड़ी सारी चीज़ें हो गई, बड़ी टेक्निक आ गई है। तो वो सारी चीज़ें सुनकर ये कहानी उदास करती है, सोचने को भी मजबूर करती है, उदास भी करती है और बहुत सारे सवाल उठाती है। इसीलिए कहानी बहुत सफल है अपने उसमें और बहुत ही सार्थक कहानी है। और मुझे एक बात ये कहनी है कि जो दृश्य है जहाँ पर बहस है, तो मुझे इसमें नाटक का बहुत स्कोप दिखा। मुझे ऐसा लगा कि सारे शुरू का प्रकरण भी छोड़ दें, पीछे का भी छोड़ दें, खाली जहाँ पे लोग बातचीत कर रहे हैं उतने में ही रंगकर बहुत स्कोप है। इस कहानी के लिए प्रियदर्शन जी को बधाई, और मुझे लगता है कि आप लोग और मेहनत करेंगे और बढ़िया कहानी तथ्य बिल्कुल बहुत सफल है। आदर्श मालवीय इस पर कुछ कहना चाह रहे हैं? अच्छा, मुझे ये लगता है कि प्रेमचंद की परंपरा की कहानी यशपाल जी की शैली में और शिवानी का तड़का लगा के लिखी गई, जो जिसका फलक उपन्यास है। उपन्यास के फलक में कहानी लिखी गई है। और एक हाँ बेटा, आप पूरा करें। मैं मीटिंग में हूँ, उसके बाद में कर दूँगा। तो पहले मैं उसमें ये कह दूँ, ये जैसे फलक इसका इतना बड़ा है कि हमें लगता है कि कहानी तो सच पूछिए वहाँ पर ख़त्म हो गई है जहाँ पर टिड्डी दल आता है। हर आदमी जानता है, शहर का असंवेदनशील आदमी नहीं जानता कि टिड्डी दल का मतलब क्या होता है। टिड्डी दल एकदम से खड़ी फसल कभी भी, मतलब जैसे जाड़े में फसल में पाला मार जाए उस तरह की टिड्डी दल आता है, यानी वो ट्रेजिडी पूरे गांव के स्तर पर हो गई। अब इसके बाद जितनी कहानी वो पूरे गांव की समस्याओं पर एक निबंध है। सचबाजी इसीलिए मैंने कहा कि यशपाल की बराबर यशपाल जी कोई कहानी लिखते हैं तो उनके दिमाग में पहले कोई समस्या होती है, उस पर वो निबंध लिखना चाहते हैं और निबंध के उदाहरण को पहले वो कहानी कह देते हैं। ज़्यादा मतलब कुछ कहानियाँ, एक दर्जन बल्कि यशपाल जी की कहानियाँ ऐसी हैं और वो कहानी खत्म हो जाने के बाद काफ़ी लंबी उस पर बहस करते हैं। यहाँ प्रियदर्शन जी वही करते हुए दिख रहे हैं। और वो जो इनका एकेडमिक ज्ञान, सच बात ये है कि कहीं पर वो खप जाता है कहानी में, कहीं पर ऊपरी झोल, जैसे ज़्यादा तेल आ जाए सब्जी में तो तेल तैरता रहता है, उड़ता रहता है। माफ़ करेंगे प्रियदर्शन में ये अक्सर मैंने ये कहा है कि ठीक है, वो जब आप ये उसमें शेर डालिए या कोई कहावत डालिए तो ये देख लीजिए वो पूरा उसमें खप रहा है कि नहीं। बकरा क्यों तो ये जो वो हम कहीं कहीं पर प्रियदर्शन वो कहीं कहीं पर खप रहा है, कहावतें खप जाती हैं। यानी मतलब जो उसमें आप ये देखना पड़ेगा लिखते समय कि अब ये जाहिर बात है पढ़ने का यही असर होता है कि हम दूसरों की राय कि हमें लगा कहीं कहीं पर ये नहीं खप रहे हैं और कहीं कहीं पर पूरी तरह खप जा रहे हैं। और
बहुत अच्छी कहानी आते आते, लेकिन लगता है कहानी अब यहाँ पे ख़त्म हो रही है, अब यहाँ पर ख़त्म हो रही है। और जो किसान का अवसान है, शीर्षक सुनते ही शीर्षक सुनने के बाद, और जब ये टिड्डी दल की बात है तो ये लगता है कि कोई बड़ा भूमाफिया आएगा और सारी ज़मीन खरीद के और सबको जो है मजदूर बना देगा। ऐसा लगता है प्रेमचंद की कहानियों में, या उस समय कहानियों में ऐसे ही होता है। और सारी की सारी व्यवस्था का जो हमारे उसका उद्देश्य भी यही है कि खेती किसानों को किसी एक बड़े आदमी को देके और सारे जितने किसान हैं या तो इनको किसान मजदूर बना दो या शहरी मजदूर बना दो, ताकि शहर में सस्ते मजदूर उपलब्ध रहे। ये पूरा एक अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र है। वो कृषि शास्त्री जो शर्मा जी हैं, क्या नाम उनका, देवेंद्र शर्मा, वो कई बार इस चीज़ पर इशारा कर चुके हैं। तो हमें तुरंत ये लगा कि उस षड्यंत्र का कहानी अंत यही होने वाला है, और या बीमा कंपनियों का कोई संजाल है वो आने वाला है। और सच बात ये है कि पूरी कहानी में सबसे संवेदनशील पात्र तो बीमा एजेंट है, जो कुछ नहीं बोलता, और जो महाराजिन बुआ है जो अपना बकाया किसी को याद नहीं दिलाती, वो कर देती, वो उधार जरूर, लेकिन बकाया किसी को याद नहीं दिलाती। ये दो असंवेदनशील पात्र जो बिल्कुल कुछ नहीं बोलते और सबसे संवेदनशील पात्र कहानी के बनते हैं। तो कुल मिला के हमें लगता है कि कहानी का फलक उपन्यास का है, जो प्रियदर्शन ने उसको कहानी के रूप में ढाल दिया है। अजामिल जी, जी अजामिल जी, इस कहानी में लिखा नहीं, इस कहानी को मैं ठीक से सुन ही नहीं पाया। आगे जाने की वजह से। तो लेकिन मन में ये इच्छा ज़रूर पैदा हुई कि इसे पढ़ना चाहिए, क्योंकि एक ऐसी दुनिया जो मुझसे मैं अपरिचित हूँ, जिससे उसको मैं समझ पाऊँगा, जान पाऊँगा, वहाँ की समस्याओं को देख पाऊँगा। कहानियों के ज़रिए समस्याएं दूसरे ढंग से आती हैं, पूरे अपने सजीव दिखाई देती हैं वो। तो उस लिहाज से मैं पढ़ना ज़रूर चाहूँगा इस कहानी को। मैं मान के उनसे पढ़ूँगा इंटरेस्टिंग से, मुझे अच्छा लगेगा वो कहानी पढ़कर। बहुत बधाई, और सबसे ज़्यादा धन्यवाद तो आपका कि आपने हमारे यहाँ की कहानी पढ़ी। मुझे अच्छा लग रहा है। धन्यवाद सर। अशरफ अली साहब, डॉक्टर चंद्रविजय चतुर्वेदी, अरे श्री प्रकाश जी हैं यहाँ नहीं बैठे सब हैं। बोले, सब बोले, सब आप- बोलेंगे। बस एक वरिष्ठ कहानीकार भी हैं, समालोचक भी हैं। सर, मैं पहले आपको सुनना चाहूँगा। सब कैसा बोलेंगे, है, एक सिस्टम है। सब बोलेंगे, एक- सिस्टम में जब उनका नंबर आएगा तो सभी बोलेंगे। हाँ, ये मैं बीच में आया, पूरी कहानी तो मैं नहीं सुन पाया, लेकिन बीच में ही हमको ये लगा था कि कहानी शायद अभी खत्म हो रही है, लेकिन बढ़ती जा रही थी। तो हमको ये लगा कि कहानीकार के मन में एक कोई औपन्यासिक वो था, प्लाट था, और उसको उसने कहानी में बोल दिया। और ये कोशिश ये रही कहानीकार की शुरू से आखिर तक कि गांव की कोई भी समस्या कोई भी छूटने ना पाए। जितनी भी तरह की समस्याएं हैं, तो कहानी में तो ऐसा नहीं होता है, उपन्यास होता है। तो यही एक चीज़ थी जो कि थोड़ा लग रहा था, लेकिन ये कि हर चीज़ पर नज़र बहुत पैनी है हमारे कहानीकार को, लेकिन नज़र हर चीज़ पर पैनी है, हर चीज़ को समझदारी के साथ रखा है, और भाषा और शिल्प के साथ भी बहुत न्याय के साथ प्रयोग किया है। बस एक चीज़ जो उसका जिसकी तरफ इशारा आपने किया था, शेयर कोट के किया है। बाकी जो कहावतें वगैरह हैं हमारे, वो तो बहुत अपनी जगह बिल्कुल फिट बैठते हैं, बहुत अच्छी तरह से। वो जो है थोड़ा सा मिसफिट लगता है, थोड़ा सा आपने कहा तो हमको भी लगा कि हाँ ये बात सही है, थोड़ा मिसफिट लगता है। उसके लिए कुछ और कर सकते हैं, कुछ और चीज़ कर सकते हैं, या उसको इस तरह से करें कि भाई लगे कि हाँ भाई लेखक यहाँ पर खुद अपनी बात कह रहा है, जबकि उसमें ऐसा नहीं लगता कि लेखक अपनी बात कह रहा है और शेर आ जाता है। ये थोड़ा सा है। और ये कि जिस तरह से समस्याओं को देखा है, और उसमें असंवेदनशीलता के साथ साथ जो संवेदनशीलता के भी पक्ष हैं वो भी उसमें उभरे हैं। सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि पूरी तरह से हम संवेदनहीन नहीं हैं, हमारा समाज पूरी तरह से संवेदनहीन अभी भी नहीं हुआ। तो ये एक अच्छी बात है, बहुत अच्छा संकेत है, और हमको कहानी बहुत अच्छी लगी। बस सिवाय इसके तो ये अगर आपको उपन्यास लिखना है तो उपन्यास लिखना है, कहानी को कहानी रखें। हम अपने बीच युवा साथी और शायर हैं सचिन, उनकी भी राय जानना चाहेंगे कहानी पर। मुझे लगता है ना कि कहानी का जो शीर्षक है ना, उसको पकड़ के हम लोग कहानी को देखें तो कहानी पे लग रहा है कि मतलब
वहीं पर ख़त्म हो जानी चाहिए। मुझे जितने भी इसके पक्ष लगे, खासकर सुसाइड करने का जो आपस में बातचीत होती है कि कोई ने किस तरह की समस्या आती थी, आम लोगों को शौकों आते ले जाने की कैसे राजनीति होती थी, वो सारे पक्ष मतलब सजीव हो जाते हैं। मतलब उस समय अगर देखा जाए तो मतलब मैंने भी लोगों को देखा जाते हुए, तो जो राजनीति होती है, जो बातें होती थी, वो सारे इसमें मौजूद है। तो मुझे लगता है कि मतलब शीर्षक को थोड़ा सा साइड में रख के फिर पूरी कहानी ऊपर देखा जाए तो पूरा मतलब एक सुसाइड से लेकर और उसके बाद सो जाना, उसको पहुँचाने में जो समस्याएं आती हैं उन सबको दिखाया गया। मतलब कैसे कि कहाँ दो भाई थे तो जो अपने भाई का गम मना रहे थे, तो लास्ट में इस समस्या में थे कि कैसे बच जाए यहाँ से, कि पुलिस वाला फंसा ना दे। तो इन चीज़ों को ज़्यादा रेखांकित किया गया। कहानी का शीर्षक मुझे लगता है कहना है कहानी को छोटा कर देता है, कहानी अपने बारे में बहुत ज़्यादा बुरी है। धन्यवाद सचिन। उपन्यासकार हमारे बीच में है श्री प्रकाश मिश्र जी, उनसे निवेदन करें। जी, थोड़ा सा किनारे हो जाओ। वहाँ बैठ जाओ आप। हमको जगह का नहीं चलेंगे क्या करते? मित्रों, मैं कहानी पर बोलने के लिए सक्षम व्यक्ति नहीं हूँ। इसका मैं उपन्यास नहीं लिखे तो उपन्यास कभी मैं कानून से कब्जा करूँ। मेरी ख्याल भी उसी क्षेत्र में रही कब्जा की आलोचना। फिर भी 2-3 बातें। एक बात तो ये कि आपने लिखा है कि वो चैतवा में लोग आ रहे हैं, उन्होंने चैत के महीने में बाहर से चैतवा लोग आ रहे हैं। अब पहले तो लोग जाहिर नहीं होता है कि ये कहानी कहाँ की है। बाद में जब हम महाराजी का नाम लेते हैं तो चूँकि हम लोग महाराजी को जानते हैं तो इलाहाबाद के लोग क्या ये लोग अभी भी आते हैं? हमारे इलाके में तो बहुत आते थे, एक ज़माना था, लेकिन ये पिछले 25-30 वर्षों से नहीं आते। और उसका कारण ये है कि हमारे यहाँ गेहूँ और धान दोनों की फसल जो है अब वो मशीन के द्वारा काटा जाता है। वो मैनुअल बहुत कम काटा जाता है, क्योंकि अब तो जानवर रहे नहीं, मशीनों से खेती होती है। तो पुरान और भूसा का क्या हो, तो इसके लिए वो मशीन से कटता है और उसको जला दिया जाता है। पंजाब के पराली का तो बहुत हल्ला होता है, लेकिन वो पराली हमारे भी तरफ जलाई जाती है। और चूँकि देहाती एरिया है और थोड़ा नम एरिया है, इसलिए उस तरह की बीमारियाँ नहीं होती, क्योंकि दिल्ली जैसे बड़े शहरों में आ करके होने लगती है। तो एक पर मुझे थोड़ा सा संदेह है। और दूसरी चीज़ जो मुझे खटकी, अब वो दुष्यंत का शेर पीर पर्वत सिंह है, अब वो ये नहीं कि उस तरह की चीज़ कही नहीं है, कही है, लेकिन ये लोकेट नहीं होना चाहिए कि बात किसकी कही है। मुझे याद है मेरे पहले उपन्यास में एक वाक्य आया हुआ था कि अतिशय महत्वाकांक्षा लाघव का जन्म देता है। अब ये रामचंद्र शुक्ल की लाइन है और इसको सत्यप्रकाश मिश्र ने पढ़ा और कहा कि वो सत्यप्रकाश तुम्हारा वो चैप्टर सब किस नाते कमजोर हो रहा है कि तुमने इस बात को काफी तो इसको डिलीट कर दो, पर यह नहीं कि इस भाव को डिलीट करो। इस भाव को लाने के लिए तुम अपनी कोई बात करो बजाय कि किसी दूसरे की कहिए। एक तीसरी बात, कहानी जो है और उपन्यास में अंतर यही होता है कि कहानी एक संवेदना को लेकर के लिखी जाएगी, एकदम लोकेट कर। उपन्यास में कई संवेदनाओं का गुच्छ बन सकता है। इस दृष्टि से भी हम देखते हैं तो हालांकि कई लोग कह रहे हैं कि ये उपन्यास आप बना है, पर मुझे लगता है कि कहानी नहीं है, क्योंकि संवेदना का गुच्छ जो है माने कि वो संवेदना की जो केंद्रीयता है वो टूटती नहीं है, वो बरकरार रहती है हर जगह। अब ये और बात है कि उसका रेमिफिकेशन, उसका विस्तार जो है या शाखाएँ उसकी तरह तरह से बहुत सी जगहों पर निकल जाती है, लेकिन इसके बावजूद वो सूत्रता उसकी जाति नहीं है। अगर जाति भी है तो उसको मैं दूसरे तरह से देखता हूँ। कहानी जो शुरू होती है तो जिस व्यक्ति के व्यथा को लेकर के टिड्डी के आने के नाते जो सर पता करके बैठता है, मृत्यु उसकी नहीं होती, मृत्यु एक दूसरे आदमी की होती है। तो मुझे ये लगा कि बजाय उस दूसरे आदमी को इंट्रोड्यूस करने के लिए यही आदमी अगर गया होता तो शायद ये जो केंद्रीयता है ये और बढ़ती। ऐसा हमको फील हुआ, लेकिन जरूरी नहीं है कि हम
जो है वो मेरा इम्प्रेशन पड़ा। तो ये जो 3-4 बातें जो है और ये सुन करके कुछ नए शब्द हमें भी मिले, जैसे कि चैतवा, ये इंजिल कहते हैं शव को, शव यात्रा को, ये हम भी नहीं जानते थे, पहली बार में आज कहाँ पे इस्तेमाल होता है? मैंने कहा पूरी नहीं, हाव बांदा से लेकर के और इंदौर तक होगा। बुंदेलखंडी वही बुंदेलखंड से लेकर के इंदौर तक वो पूरी बेल्ट है, उसमें आके जो तो उसको वही एक कंफ्यूजन पैदा करता है। और अगर आप पूर्वी उत्तर प्रदेश कहते हैं तो मैं तो खाटी पूर्वी उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। मैं तो देवरिया का हिस्सा जो कुशीनगर है वहाँ का रहने वाला हूँ। तो हमारे इलाके में तो ये सब नहीं कई था। मंजिल हमने सुना है और इसीलिए जो बाद में शव का भी इस्तेमाल किया। तो आप मुझे बता दीजिए, शव यात्रा ही ये मुझे फील होता है, आप ये करें ये जरूरी नहीं है, वो फील हुआ मैं ये कह रहा हूँ। ये थोड़ा सा मैंने मंजिल बहुत बार सुना है कहते हैं। हाँ वही तो वो आपके इलाके में होगा, भोजपुरी इलाके में नहीं होगा, वो बरेली के इलाके में, तो सीतापुर वगैरह के तरफ जो बनता है। और वो भोजपुरी इलाका नहीं है, वो अवधी और दूसरी तरह के कोई शब्द होता है आदमी को लोकेट नहीं करता था। अब हम कई जगह रहे तो कई जगह और सबसे बढ़िया बात है, संध्या ने कहा कि साहब अली ये किसान की तो स्थिति वही रही, और अगर ये जुआ है तो एक ही पक्ष क्यों आता है? दूसरा, अब ये दूसरा पक्ष क्या है? शुरुआत तो प्राकृतिक आपदा से होती है, बाद में दारोगा भी आ जाता है और साहूकार भी और ये आ जाता है, तो साहूकार वगैरह को अगर आप दूसरा पक्ष के रूप में, लेकिन वो दूसरा पक्ष उस तरह से बनता नहीं है, तो जो कि किसान की वो जो स्थिति टिड्डी के आने के नाते से बनती है, उसके लिए मुझे लगता है कि आपके इमेजिनेशन में कोई एक दूसरी चीज़ आनी चाहिए, पर ऐसा मुझे लगता है कि जरूरी नहीं कि आप स्वीकार करें। तो ये सब बातें हैं। धन्यवाद। रश्मि मालवी प्रियदर्शन जी की कहानी के लिए पहले तो मैं इनको बधाई दूंगी। सुनने में एक मतलब बध गए हम, इसको बंद के मैंने सुना इसको और बहुत अच्छा लगा। और ख़ास तौर से इनके कुछ शब्दों का इस्तेमाल, इनकी भाषा, इनकी शैली, इसमें एक बड़ा कसाव सा लगा मुझे, अच्छा लगा। और लेकिन और बल्कि वही चीज़ जो एक बात कही जा रही है कि मैं बार बार ये सोच रही थी कि इतना बड़ा इसका जो फलक है, इतना बड़ा जो विस्तार है, उसको इन्होंने गागर में सागर की तरह एक कहानी में समेट दिया और काफ़ी कसा हुए ढंग से सही समय इन्होंने इसमें समेटा है। और एक चीज़ और जो मुझे लगी वो ये थी कि कहानी में कहानी का जो शीर्षक है किसान का अवसान और दूसरे टिड्डियों का आक्रमण, कहानी यहाँ पर पूरी खुल जाती है, पूरी ढंग से आ जाती है। लेकिन जो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आज ये करीब मैं इधर ये जब से ये मौसम ख़राब हुआ है हमारे यहाँ का, बहुत ज़्यादा बेसमय असमय जो बरसात हो रही है, मुझे हर पल ये लगता है कि किसानों का क्या होगा। बारिश इतनी बेमौके बरस रही है तो ये सबसे ज़्यादा नुकसान अगर किसी का होगा तो किसानों का होगा। सारी फसलें ख़त्म हो जाएंगी, फसलें जो हैं तो बर्बाद हो जाएगा किसान। ये चीज़ मुझे बार बार जब से ये ख़राब मौसम की वजह से बारिश आ रही है, ये हर पल मुझे महसूस होता है, बड़ा एक अंदर से कष्ट सा होता है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो एक किसान जो है उसकी जो विपदा होती है वो यही होती है, कुछ भी हुआ, मौसम का असर हो जाए, टिड्डी का असर हो जाए, टिड्डी का आक्रमण हो जाए, सूखा पड़ जाए, ज़्यादा बारिश हो जाए या बहुत ज़्यादा पाला पड़ जाए, हर जगह किसान जो है उसी की मौत होती है, उसी के ऊपर आक्रमण होता है, वही बेचारा भुगतता है। और हम जो है सिर्फ हाथ मलते
सोचते रह जाते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, लेकिन इसके लिए कोई भी प्रयास नहीं होता। वो हमेशा यही करता है, पीढ़ी दर पीढ़ी यही करता है, तमाम सपने सजोता है, तमाम उसके वो होते हैं कि वो बिटिया की शादी करनी है, बच्चे को पढ़ाना है, ये करना है, वो करना है, सब अधूरे रह जाते हैं। और ये जो आत्महत्या की घटनाएं हैं, घटनाएं दर घटनाएं बढ़ती चली जाती हैं, जिसका जो है एक अंत आपने भी दिया है। तो हम लोग को जो मेन चीज़ सोचने की है वो ये है कि इस तरीके से एक लंबे समय से जो ये चक्र चलता चला जा रहा है, हम इस पर कहानी भी लिखते हैं, नॉवेल भी पढ़ते हैं, प्रेमचंद को भी पढ़ते हैं, तमाम चीज़ें पढ़ते हैं, दुखी भी होते हैं और चिंता भी होती है, लेकिन ये कि होता कुछ नहीं है। किसान जो है पीढ़ियों से इस चीज़ को सहता चला आ रहा है और आज भी सह रहा है, आगे भी सहेगा। तो ये एक सोचने का विषय है। अब मुझे लगता है कि अब ये तो खैर कहानीकार का वो है कि वो किस तरीके से कहाँ ले जाता है या क्या सोचता है, क्या कहना है, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ इस तरीके की एक चीज़ भी आनी चाहिए, चिंता होनी चाहिए कि आखिर ये चक्र जो है, ये दुष्चक्र जो है, तो किस तरह से इसको ख़त्म किया जा सकता है, तो किस तरीके से इसको कंट्रोल किया जा सकता है, किस तरीके से किसानों की स्थिति में सुधार आ सकता है, किस तरह से वो एक मनुष्य की तरह जी सकता है, सारे समय वो चिंता में ही ना जिए। ये भी एक बहुत बड़ा सोचने का विषय है और चिंता का विषय भी है। और ख़ासतौर से मुझे लगता है कि जो प्रबुद्ध जो हमारा वर्ग है, जो कि काफ़ी संवेदनशील ढंग से सोचता भी है, उसको भी ये सोचने की बहुत ज़रूरत है कि आखिर इस दुष्चक्र से किसान निकले कैसे। और बाकी ये है कि कहानी मुझे बहुत अच्छी लगी, ख़ासतौर से इसमें जो मुहावरों का कई इस्तेमाल किया गया, कई चीज़ें मुझे नई भी लगी और अच्छी लगी कि काफ़ी वही गागर व सागर की तरह इन्होंने समेटा है, और इसके लिए मैं आपको बधाई दूँगी। भाषा बहुत अच्छी थी, शायरी बहुत अच्छी थी, कसी हुई कहानी। निश्चला हमारे बीच की रेगुलर श्रोता है और ये कहीं भी रहे, लेकिन प्रगतिशील लेखक संघ के आयोजनों में हमेशा इनका प्रयास रहता है कि आए। सबसे पहले तो प्रियदर्शन जी को बधाई ही दूंगी, कहानी फिर से मैं पढ़ना चाहूँगी और ध्यान देने के लिए। तो लेकिन इसमें जैसे शीर्षक था किसान का अवसान, और जब हम उस पॉइंट पर पहुंचते हैं कि एक जीप भरकर ढेरों लोग जा रहे हैं कि ये मज़दूरों का दलाल है, तो ऐसा क्लिक करता है कि किसान का अवसान से मतलब मुझे ऐसा लगा था, ये मुझे लगा था कि किसान के अवसान से हम शायद उस तरफ जा रहे हैं कि किसान कहीं किसानी छोड़कर किसी और दिशा में ना चला जाए। वो किसान का अवसान मैंने अपने तरफ से मतलब निकाला था। ये ट्विस्ट मुझे बहुत अच्छा लगा कि आत्महत्या वो नहीं करता है जिसकी शुरुआत में बात हुई थी, आत्महत्या करने वाला किरदार एक दूसरा है। तो ये वाला ट्विस्ट तो मुझे अच्छा लगा, मतलब फॉर अ चेंज ये बहुत अच्छा लगा। जैसे आपने मोला संध्या जी ने जैसे बताया था कि किसान की स्थिति जस की तस है, तब से जब से हम प्रेमचंद के गोदान वगैरह पढ़ रहे हैं और आज तक वही है, ये सोचने वाली बात है। और रश्मि जी ने जो कहा है कि प्रबुद्ध वर्ग जिनमें मैं मतलब हम जय जवान जय किसान के नारे से सबका साथ सबका विकास तक पहुंच गए हैं। किसान की जय करने से उसकी समस्याएं हल नहीं हो पाई। हमने बेहतर बीज बनाए हैं, हमारे यहाँ के साइंटिस्ट ने बहुत सारे डेवलपमेंट्स किए हैं, लेकिन जो अनफॉर्सीन सिचुएशंस होती हैं, जो अनायास आ जाती हैं, जिनका हमें अंदाज़ा नहीं लग पा रहा है, उस तरफ भी शायद हमारे देश के साइंटिस्ट को या जो भी उस फील्ड के एक्सपर्ट्स हैं उन्हें ध्यान देने की ज़रूरत है। तभी शायद ये चक्र टूट पाएगा कि जब ऐसी परिस्थितियाँ आ जाती हैं तो उनके लिए क्या किया जाए, क्योंकि या तो किसान किसानी छोड़ करके उनके आने वाली पीढ़ियाँ बाहर निकल जाएंगी। और एक जो चीज़ ये वाली थी, गांव की मुसीबत शहर की मज़े, शहर के मज़े, गांव की मुसीबत शहर के मज़े। तो अगर वाकई ऐसा है कि गांव की मुसीबत को शहर वाले अपने मज़े मानते हैं, तो मेरे ख्याल से पेट वो भी गेहूं और चावल से ही भरते हैं। उन्हें भी सोचने की ज़रूरत है कि अगर गांव की मुसीबत लंबे समय तक चलती रही, हमारे तात्कालिक मज़े हो सकते हैं, पर हमारे बच्चे और उनकी आने वाली पीढ़ियों को ज़िंदा इसी पर रहना है।
तो उसको मज़े के रूप में ना लेकर बहुत सोचने की ज़रूरत है। धन्यवाद। प्रकाश मालवीय। काफ़ी सारी बातें जो कहना चाहता था वो सब आ चुकी हैं। वो कुछ मैंने नोट्स भी लिए थे। कुछ जगह जो अंग्रेज़ी के शब्द आ रहे थे जिस पे वो जो अनिता जी ने इशारा किया वो मैं भी कहना चाह रहा था कि वो स्वाभाविक रूप से नहीं आए। स्वाभाविक रूप से आते तो शायद हम लोग पटपटे ना लगते हैं। स्वाभाविक नहीं, ऐसा लगा कि वो कुछ सोच रहे थे, नहीं वो शब्द मिला तो उसकी जगह रख दिया अंग्रेज़ी के शब्द, और जिससे सोचा होगा कि बाद में हम रिप्लेस करेंगे वो रिप्लेस नहीं कर पाए, वो ऐसा मुझे लगा। दूसरा जहाँ पे वो है कि वो है ना कि गांव में जब बातचीत हो रही है तो वहाँ पे मनी लेंडर और इस तरह के शब्द आते हैं, तो वो मतलब गांव वालों की आपसी बातचीत में मनी लेंडर का शब्द आना वो बड़ा बहुत ही अटपटा लगा। हाँ, तो यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि कई जगहों पे जो चरित्र हैं उनके ऊपर लेखक हावी हो जा रहा है। तो लेखक की अपने जो मनोभाव हैं, जो विचार हैं, वो चरित्रों के ऊपर हावी हो जा रहे हैं, ऐसा मुझे लगा। और मुहावरे जो आए हैं उसमें मतलब गलत मुहावरे हो गए। जैसे उखली में सर देना होता है ना, उखली में सर दिया है तो मूसल से क्या डरना, उसमें धमाका आ गया है कि उखली में सर दिया है तो धमाके से क्या डरना, तो वो मुहावरा पूरा नहीं हो पाया है। इसी तरीके से कि आँख इतनी पत्थर हो गई है कि सुनार की हथौड़ी, तो सुनार की हथौड़ी तो हल्की मानी जाती है, उसकी चोट हल्की होती है, तो वो कठोर अर्थ में कैसे प्रयोग होगी ये मुझे समझ नहीं आया। जैसे लोहार की हथौड़ी हो तो समझ में आया कि हाँ वो कठोर प्रहार के लिए हो रहा है, सुनार की हथौड़ी तो हल्के प्रहार के लिए होती है, तो वो क्यों है ये वो आंखें ऐसी पत्थर हो गई हैं कि अच्छा वो हल्के ही प्रयोग के लिए उसी तरफ आपने इशारा किया ना कि आंख चूंकि बड़ी कोमल चीज़ होती है वो कितनी भारी होगी, तो तब तो हाँ वो मुझे यही दोनों मेरे मन में प्रश्न चल रहा था कि यही अर्थ हो सकता है। एक जगह पे कृतज्ञता की जगह कृतज्ञता हो गया है, कृतज्ञता हो गया, कृतज्ञता होनी चाहिए कि उन्होंने उनका कृतज्ञता वो कृतज्ञ हो गया है, कृतज्ञता अर्पित की। नहीं लिखने में भी है वो, क्योंकि कहानी मैंने पढ़ी है इसलिए मुझे उस समय मैंने मार्क कर लिया था। वो हो सकता है टाइपिंग मिस्टेक हो, लेकिन वो कृतज्ञता हो गया, कृतज्ञता की। और एक बात जो मैं माफ़ी के साथ कहना चाहूँगा, जैसे कई चीज़ें आ रही हैं तो उसमें कोई तारतम्य नहीं बन पा रहा। जैसे आप बहुत सारी चीज़ें उठा रहे हैं, जैसे वो बीमा एजेंट वाली फसल बीमा वाली बात आई, तो अगर आप उसको थोड़ा सा रिलेट कर देते फसल के जैसे क्या हो रहा है, वो चक्र क्या है, पूरा फसल बीमा का जो पूरा चक्र चल रहा है, पूरा धंधा चल रहा है कि फसल बीमा के नाम पे भयानक उगाही हो रही है, जिसमें पी साईनाथ ने बहुत विस्तार से रोशनी डाली है। हाँ वही बात है, ये थोड़ा सा जैसे एक हाँ वो मुझे लगा कि वो एक आपसी कड़ियाँ नहीं जुड़ी। अगर थोड़ा स्वाभाविक रूप से जुड़ता तो उसका मज़ा बहुत आता कि वो है तो ज़रूरी मुद्दे है, तो सब कुछ हम देख रहे हैं कि टिड्डियाँ भी आ रही हैं, कोविड भी हो रहा है, उसी में आत्महत्याएँ भी चल रही हैं, उसी में जो लोग मर रहे हैं उनको मतलब अर्थी नहीं मिल रही है, जगह नहीं, सब कुछ हो रहा है। लेकिन जैसे होता है ना कि सब कुछ उठाने के चक्कर में वो आपस में कहीं कड़ियाँ नहीं बन पाई हैं, कड़ियाँ जुड़ नहीं पाई, ऐसा मुझे लगा। फिर अनिता जी ने भी कहा तो मुझे लगा कि मुझे ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुझे ही लगा, जितने भी पढ़ने वाले सुनने वाले सबको ये लगा। और दूसरा एक और बात जो इस पर शिवप्रकाश जी ने कहा कि कहानी जैसे आज की है, समस्या तो वही है कि अब 50 साल से 100 साल से किसान की समस्या वही है, लेकिन उसके कथानक के माध्यम से ये नहीं लगता कि वो आज की कहानी है। जैसे कि आज किसान ऋण में दबा हुआ है, ऋण से परेशान है, कर्ज में दबा हुआ है, लेकिन आज वो साहूकार उतना परेशान नहीं है, खुद वो बैंक के जो कर्ज के जंजाल में है उसमें फंसा हुआ है और बैंक के माध्यम से उसे बीमा दिया जा रहा है। तो ये जो एक पूरा तंत्र, नया तंत्र खड़ा कर दिया गया है, उगाही का तंत्र वही है, बस वो उगाही करने वाले कौन है ये बदल गए हैं। हाँ, कब की और कहाँ की कहानी है ये थोड़ा सा वो मुझे लगा। प्रकाश ने काफ़ी डिटेल टिप्पणी दी है अपनी, काफ़ी चीज़ें उन्होंने नोट की हुई है। अब हम आते हैं सुधांशु मालवीय मित्रों, प्रियदर्शन जी की कहानी सुन करके बहुत अच्छा लगा। और मैं तो
कहानी पढ़ने का बहुत शौकीन हूँ और कहानी की जो स्थिति है उससे बहुत दुखी भी रहता हूँ। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर आज प्रियदर्शन जी की कहानी सुन करके बहुत अच्छा लगा। और प्रियदर्शन जी की कहानी के बारे में कहूँगा कि बहुत ही सशक्त प्रभावशाली कहानी है और मन को एकदम बांध लेने वाली। कई लोगों को इसमें आपत्ति हुई कि ये शायद उपन्यास का आकार लिए हुए कहानी है और कुछ असंतुलन है, लेकिन ऐसा कहीं लगता नहीं है। पूरी कहानी में एक बहुत ही ज़बरदस्त प्रवाह है और लगातार आदि से अंत तक कहानी अपने में बांधे रहती है। और सबसे बड़ी चीज़ जो है जिस कहानी के माध्यम से मतलब कही गई है वो मतलब कहीं ना कहीं तो मैं कह रहा था कि इस कहानी में अगर ध्यान दिया जाए तो इस कहानी की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि ये नई परिस्थितियों में जो भारतीय किसान है उसकी त्रासदी और उसके शोषण तंत्र को इतनी बारीकी से और एक कहानी के भीतर ही बड़े मतलब काफ़ी बड़े फलक पर ये उसको मतलब पाठकों के सामने रखती है। और इससे ये पता चलता है कि किस तरीके से ये कहानी प्रेमचंद की जो परंपरा है जिसमें प्रेमचंद ने अपने समय में किसान की त्रासदी को उसके शोषण तंत्र को दिखलाया था, तो आज भी किसान का जो ये पूरा शोषण तंत्र है उसकी इतनी मुकम्मल तस्वीर प्रियदर्शन जी ने इस कहानी में पेश की है कि केवल इस चीज़ के लिए इस कहानी की बहुत तारीफ करनी चाहिए। और जहाँ तक कहानी की भाषा का सवाल है तो कहानी की भाषा भी कहानी के कथ्य के अनुरूप चलती है और उसमें वो प्रवाह है, वो संवेदना को व्यक्त करने की सामर्थ्य है जो कि पाठक से एकदम अपना एक गहरा तादाद में मतलब बनाती है। और इसीलिए ये कहानी उस तरीके की कहानी की कोटि में आएगी जिसको पढ़ करके हम छोड़ नहीं पाएंगे, बल्कि ये कहानी कहीं ना कहीं हमारे मन में बराबर चलती रहेगी। एक चीज़ ज़रूर है और वो ये जो मेरे मन में आ रहा था, वैसे ये कहानी अपने आप की इस बात को बहुत साफ तरीके से रख देती है कि भारतीय किसान की तब तक मुक्ति नहीं है जब तक वो एक के बाद एक नए नए प्रकार के शोषण तंत्र के भीतर उसका शिकार बनता रहेगा। तो एक तरफ तो जो सनातन मतलब शत्रुता रही है बीच बीच में वो है प्रकृति से, प्रकृति उसके लिए शत्रु के रूप में आती है, और दूसरी तरफ जो ये पूरा जो राजनीतिक सामाजिक तंत्र है। तो बात कहानी इस चीज़ को पूरी ताकत के साथ तो रख देती है। ज़्यादा से ज़्यादा एक चीज़ मन में आती है कि आखिर इसको अगर कहीं एक ऐसे संकेत की तरफ ले जाया जाए कि आखिर इससे निस्तार क्या है और सबसे बड़ी लड़ाई किस जगह पर है जहाँ पर कि किसान को लड़ने की ज़रूरत है या जनता को लड़ने की ज़रूरत है। यही एक बात लग रही थी। और बाकी एक
ये बात तो अपनी जगह पर एकदम सही है कि कहानी में बहुत सी कमियां कमजोरियां हैं और उनको प्रियदर्शन जी बाद में उसको और दुरुस्त करके और उसको दुरुस्त बना सकते हैं। लेकिन मैं यही कहूँगा कि प्रियदर्शन जी की एक बहुत ही सफल, बहुत ही सशक्त कहानी पढ़ने को मिली और इसके लिए मतलब वो बधाई दे। उनको हम बोलेंगे संध्या एक मिनट तुम्हारे उसको इंटरप्ट कर रहे हैं। अपने आप अगर आप लोग वहाँ से लेते जाइए अभी नहीं, प्रोग्राम नहीं होगा। अभी नहीं, अभी आने को तैयार हो बस 10 मिनट के बाद हम लोग ये शुरू करेंगे। चतुर्वेदी सर, ये बस वक्तव्य हो जाए, उसके बाद हम लोग 10 मिनट बस अभी वेट करेंगे, 10 मिनट बाद। चतुर्वेदी सर, अरे इधर ये पहले मैं प्रगतिशील लेखक संघ को धन्यवाद ज्ञापित करूँगा और मैं बधाई भी दूँगा। आज मैंने जब आजामी जी ने यहाँ आमंत्रित किया मुझे बड़ी खुशी हुई। सन 65 में इस प्रकार का प्रगतिशील लेखक संघ का जाफर रजा साहब लगा करके मीटिंग करते थे कुछ लेखकों की। जब मैं रिसर्च में था 65-66 में, और उसमें ज़्यादा करता था कुछ बातें की थी। फिर इस तरह की गोष्ठियों में सुनने का अवसर मिला। तो प्रकाशक थे शिव कुमार जी, तो कुछ गोष्ठियाँ किया करते थे और बड़े अंतराल के बाद ऐसे बहुत सारी गोष्ठी उसमें हम लोगों ने पार्टिसिपेट किया। सेमिनार में भी गया कॉलेज के प्रिंसिपल होने के नाते। मगर इस तरह की गोष्ठी तो कोई कहानी पढ़े और उस कहानी पर लोग विचार विमर्श करें और फिर वो कहानीकार अपनी कहानी को फिर से जो है रिस्ट्रक्चर करे। लगभग 50 साल बाद जो है कहानी का मेरा ताल्लुक यह है मैं पाठक हूँ और यह मैं कह सकता हूँ कि इस उम्र में कि मैं एक अच्छा पाठक हूँ। हिंदी, उर्दू, मराठी, बंगला उपन्यास और कहानियाँ हमने काफ़ी पढ़ी हैं, लिखी नहीं है मगर इस बात में मुझे कहानी पढ़ करके उसके बारे में सोचने का, मैं ये नहीं जानता था कि आप कहानीकार भी हैं, काफ़ी पहले से पढ़ते हैं। कविता कभी जानता था कहानीकार के रूप में। और यह जो है बड़ी एक खुशी की बात हुई कि यह सच है कि लगभग एक साथ मैंने कोई कहानी पढ़ी नहीं। कोई कहानी की पत्रिका भी जो है कोरोना काल और ये कुछ पत्रिकाएँ ले आता था, कोई भेज देते थे लोग कहानियाँ नहीं। मगर आज आपकी कहानी पढ़ करके फिर मैं कहानी रूप में गया और जैसा कि शीर्षक पर, क्योंकि हमारी बहू हैं तो मैं ये ना कहूँगा कि उसका दिया हुआ शीर्षक, मगर इस शीर्षक को बदल दीजिए, इस शीर्षक को बदल दीजिए क्योंकि किसान का अवसान नहीं होता। यह अमरत्व तो है किसान। तो किसान का अवसान जो है कोरोना पीरियड में भी अगर आप देखें तो किसान ने और गांव ने ही बचाया। बम्बई में रहने वाला मजदूर अगर 1000 मील पैदल आया तो ये सोच कर क्या कि मैं अपने गांव जाऊंगा तो बच जाऊंगा, या नहीं बच सकता। यह जो है अमर्त्य है, तो ये शीर्षक तो होना नहीं चाहिए। वैसे जो है मैं जब यहाँ बैठा था तो पुराने कहानी लोक में जरा घूम रहा था कि एक परंपरा प्रेमचंद की जो थी वह भी बिल्कुल जो है उसका कोई जवाब नहीं है। गांव का जो प्रेमचंद के समय का गांव था, आपने सही कहा कि वो प्रेमचंद के समय के गांव, आज के समय के गांव में शोषण है, मगर शोषण के चेहरे और आयाम बदल गए।
ऐसा नहीं है। आपने एक बहुत अच्छी बात उसमें कहा कि अगर खेती जुआ है तो हमारी भी जुआ कभी लगना चाहिए भाई। और खेती जैसे ये है कि आपने जो पात्र है, मेरे दृष्टि से जो इस कहानी का हीरो है वो गांव है, कोई व्यक्ति नहीं। और इसमें तमाम प्रकार के आपने जो है पात्र जोड़े। अब उन जोड़ने में जल्दी में लिखा, यह है ये कहानी उपन्यास के चक्कर में न पड़े। जहाँ तक मैं पाठक हूँ और जो मैंने उपन्यास पढ़े हैं पहले के भी उपन्यासों में, जैसे हमारे दिमाग में आया कि गांव के परिदृश्य पर लिखने वाले लोग इस तरह के एक साथ कई चीज़ें लिखते हैं, चाहे रेणु की हों, चाहे जो है जैसे आधा गांव है, तो अगर आप उसमें भी देखें एक साथ बहुत सारी चीज़ें। अगर जो है आप जो है प्रेमचंद की भी कहानियाँ देखें, मगर पहले से डायमेंशन सब बढ़ जाए। शोषक जो है और गांव के परिदृश्य में जिन चीज़ों को आपने उतारा वह एक ऐसा काल था जिस काल को आपने अपने कहानी में लिया, वो बड़ी त्रासद थी। एक तरफ फसल जो है, फसल ही हमारा वो है आधार, और फसल टिड्डी चढ़ रहा है। दूसरे जो है वो इंतज़ार कर रहे हैं। सहज मज़ा इसलिए है कि आदमी इंतज़ार कर रहा है कि किसान की फसल की गड़बड़ाए है तो हम उसकी ज़मीन, अगर आज आप देखते चले जाएं तो यहाँ से कटना के और आगे तक जो है वो ज़मीनें जो हैं बढ़ती चलती जा रही हैं, तो अधिक अन्न उपजाओ कब तक चलेगा। और वह जो है, मैं खुद किसान हूँ और किसान के बहुत सारी चीज़ें दी जा रही हैं। कर्ज माफ़ी है अगर, तो कर्ज माफ़ी मिल रहा है, मगर किसान में भी ये कई स्टेयर हैं। मैं किसान हूँ, इलाहाबाद में रहता हूँ, मेरे 10 बीघे का मैं किसान हूँ, मगर मैं खेती नहीं करता। आज जो है मशीन का युग आ गया है, मैंने अधिया पर दे दिया, वो भी गाय बैल नहीं पाल रहा है, उसने लगाया और मैंने अपनी ज़मीन दे दिया है आपको। तो ऐसी स्थिति पैदा हो रही है अगर आप गांव में जाएं कि गेहूँ, धान और ये अरहर बोने के बजाय अब उसमें गुलाब का फूल और गेंदे का फूल बो दे रहे हैं, पिपरमिंट लगा दे रहे हैं। मैंने अपने साझीदार ने कहा यार तुम ये क्यों लगा दे रहे हो, तो वो ये कह रहा है कि भैया ऐसा है कि एका जो है बैल नहीं चढ़ पा, जो है सांड नहीं चढ़ पाते हैं, हमारी भी एक स्थिति ये है। तो सवाल ये है कैश क्रॉप सारी चीज़ों पर निगाह तो है मगर किसान पर निगाह नहीं। आज से 60 साल पहले भी किसान पर निगाह नहीं थी, आज भी किसान पर निगाह नहीं। तो किसान पात्र मैं जहाँ तक समझ रहा हूँ, परिवेश जो है किसानी, आपकी जो है उसका नायक जो है वो गांव है। और ये पात्र जितने हैं, ये टिड्डी और ये विधायक, आपने बड़ा बरोबर किया है विधायक और उसके जो है उस पर, क्योंकि यथार्थ की प्रेमचंद के बाद जो धाराएँ आई उसमें जो है कहानी को गांव के ही नायक बनने को मिलता था। कोई मुझे याद है, शायद आप ज़्यादा अच्छी बता सकते हैं कि शायद निर्मल वर्मा ने कभी कहा था कि कहानी अब मर चुकी इसी समय 80 के दशक में, मगर गांव को ही नायक बना करके गांव की पृष्ठभूमि में कहानीकारों ने कहानी को जिंदा रखा। और यह है कि मुझे आज कहानी सुनने का अवसर मिला। मैं सोचता था कि कहानी का विषय बस कुछ और होगा। आज बहुत सारी समस्याएं, बहुत सारी जो है शहरी और उसके समस्याएं हैं, मगर गांव की समस्या को लेकर के आपने जो कथा का ये संयोजन किया, इसके लिए आप साधुवाद के पात्र हैं। मैं बहुत दिन कहानी पढ़े हो गया, बहुत के उदाहरण के साथ आपको वो नहीं
कर सकता हूँ। और लोगों की आलोचना पढ़ रहे भी बहुत दिन हो गया, इसमें बहुत नहीं है, मगर आप बधाई के पात्र हैं। यह है, इनको कम्पैक्ट कर दीजिए। कोरोना भी गांव का एक जो है वो था वो खलनायक, और उस खलनायक को जो है गांव वालों ने ही पस्त किया, शहर वालों ने नहीं किया। गांव वालों ने ही उसे पस्त किया। नीम का काढ़ा पी करके, नीम के पेड़ के नीचे रह करके लोगों ने जो है कोरोना से बचाव किया। तो यह है हमारे लिए, इस देश के लिए यह बहुत ज़रूरी है कि गांव जिंदा रहे। यह बहुत ज़रूरी है कि किसान जिंदा रहे, चाहे जैसे रहे जिंदा। और उसकी जीवंतता कि आप जो है था नहीं ले सकते हो कि प्रेमचंद भी ऐसी बातें करते थे। लिंगन मालवी भी ऐसी बात कर रहे हैं आज इतने साल बाद। तो मैं आपको इसके लिए शुभकामनाएं देता हूँ कि आप जो है अपनी लेखनी को थोड़ा और कम्पैक्ट करिए। अब तो रिटायर्ड हैं, कुछ और तो है गाँव के सारे लेखन की आपकी प्रवृत्तियाँ हैं। आप जो है जैसे भाषा शैली या उसे कहने में और कम्पैक्ट की ज़रूरत है, बस उसे जो है आपका जो भाव संयोजन है और जो उद्देश्य है कि गांव को जो है। और एक बात और, मैं क्योंकि आप कहानी के बहुत सारे अथॉरिटीज़ हैं, तो अब हम एक अनअथॉरिटिक व्यक्ति को कहना भी होगा। कहानी का हम जो समझते हैं कि कुछ छोड़ जाए पाठक को समझने के लिए, वो एक अलग से कहानी कर रहे हैं। यह बात आपने जो है इसे छोड़ दिया है, इसलिए आप छोड़ चलिए। ये भी एक विधा है कहानी। भले आलोचक इसकी आलोचना करें, मगर कहानी जिंदा इसी पर रही। जहाँ तक मेरी जो है जानकारी और वो है, मैं अजामित जी को इसके लिए बहुत धन्यवाद करता हूँ। और मैंने कहा कि आप ही जरा गौती में इसके संयोजक बनिए कि कुछ साहित्यिक कुछ चेतना इस प्रकार से लोग बैठकर 2 घंटे बातचीत करें, तो उससे जो अकेले में आदमी दिख रहा है कविता। हम लोग पहले थे कि कविता कभी मौका मिल जाए, कोई आदमी आ जाए घर पर, उसको बिना सुनाए जाने नहीं देते। कुछ बता जाएगा, कुछ क्या जाएगा। अब तो कोई मिलती नहीं, घर में अकेले बैठिए, अकेले लिखिए और अकेले सुनिए। ऐसी गोष्ठियाँ बराबर होती हैं। अभी हमें जो है बुलाया नहीं। अभी करता भी नहीं थी पिछले हफ्ते। अजामिर जी से मैंने कहा कि आप वो करिए। धन्यवाद। आगे की बात रखने के लिए वरिष्ठ कथाकार और प्रगतिशील लेखक संघ के वरिष्ठतम साथी, जो बहुत एक्टिव साथी हैं और जिनके सहयोग से, सपोर्ट से हम लोग इस तरह के कार्यक्रम लगातार कर पाते हैं, असरार गांधी साहब से निवेदन है कि वे अपनी बात। मैं आपको सुनने से पानी बिल्कुल मैं सोच के वक्त नहीं आता था। पानी बरस रहा था, मेरे पास गाड़ी घोड़ा था नहीं, तो वो रक्षे 20 मिनट रक्षे के लिए खड़ा रहा, फिर कमरे में आया। मैं इस कहानी को पढ़ूंगा, फिर बाद में जाती तो फिर बात करूँगा। बस एक लफ्ज़ का ताल्लुक से मैं बात करना चाहता हूँ। मंजिल जो है, मैंने भी सुना है, मैं सुल्तानपुर का हूँ, रहा हूँ, बड़ा वक्त गुजारा है। मुझे ये लगता है कि ये मुसलमानों के भी कहते हैं कि भाई मंजिल को पहुँच गए। ये लफ्ज़ मैंने शव को मंजिल कहना, शव को मंजिल कहना कि मंजिल उड़ गई, मंजिल पहुँच गई। नहीं, वो तो नहीं, वो वैसे इस्तेमाल मंजिल माने मिट्टी का है। मिट्टी में नहीं, लेकिन हम ये लगा हमारा वो है। मैं आपकी बात समझ गया। हमने नहीं सुना, पहली बार हम इस बात को कह रहे हैं, पहली बार सुना। नहीं, तब तो ठीक है। हमारे मुसलमानों के भी बोलते हैं यार, वो मंजिल पे पहुंच गए। और अध्यक्ष की तरफ हम आए, उसके कौन अध्यक्ष जी की तरफ हम आए, उसके पहले जो प्रदर्शन जी के अध्यक्ष हैं हम सब लोगों ने सर ने जो बात कही कि ये शीर्षक जो है भाई किसान तो अमर है, वो बात आपकी बहुत अच्छी लगी मुझे। इसको बदलना पड़ेगा शीर्षक। पहले वाला शीर्षक था वो टूटे वो क्या था, तो क्या रखे वो कुछ मुहावरा ही वाला था। क्या नाम था? टूटो तवो और टूटो कठौटो। यहाँ ऐसे आलोचक कहानी का नाम बदलवा देंगे।
या अगर नहीं भाई देखो घूम गए हो देखो सीनियर तो जैसा होना चाहिए सर ने इसकी कुछ लोग समझे कुछ लोग ना मानना समझे पड़ेगा केवल मेरे अवसान का मतलब हाँ हाँ हो गई और अब हम चूंकि सब कार्यक्रम कुछ सबको में कह दिया कोई बचा नहीं कर एक्चुअली हम कार्यक्रम को अनलिमिटेड समय तक नहीं चला सकते। अगर हम चला सकते तो हम सबसे आधा घंटे की बात ले लेते। ये हमारी मजबूरी है और यहीं पर थोड़ा सा मुझे बेचैनी इसलिए होने लगती है कि उसकी एक सीमा है। उसके बाद जब लोग भी इसको सुनेंगे कार्यक्रम को तो हर आदमी चाहता है कि 1 घंटे, सवा घंटे, 1.5 घंटे में कार्यक्रम खत्म हो जाए, वरना दोबारा आपका कार्यक्रम कोई सुनना नहीं चाहता फिर इस तरह से। तो बस इसीलिए मेरा ये अनुरोध है कि टिप्पणी बहुत सीमित और शॉर्ट रखा करें। हम लोग को कॉम्पैक्ट बोलना सीखना पड़ेगा। तो संक्षेप में कैसे बोलें, ये निवेदन है। हम लोग ऐसे कार्यक्रम लगातार करते हैं, हमेशा करते हैं। बस टिप्पणी कारों से निवेदन है, महीने में 2 कार्यक्रम होते हैं। कविता पाठ कराते हैं, कहानी पाठ कराते हैं, उपन्यास के अंश का पाठ, इतिहास का कोई पर्चा या इस तरह की कोई भी चीज़, किसी फिल्मकार से बातचीत, आर्ट पर बातचीत, कुछ भी हो सकता है, ये हम लोग करते हैं। अब मैं निवेदन करूंगी हमारे कार्यक्रम के अध्यक्ष आदरणीय सहगल साहब से कि वो अध्यक्षीय टिप्पणी अध्यक्ष की बात पूछे। देखिए, पहली चीज तो मैं कतई इस बात के लिए आसानमंद नहीं हूँ कि वो अपने अध्यक्ष बनाया, इसलिए कि वो आपने अपने स्वार्थ में किया। सारे मुद्ध साहित्यकार हैं, आपस में भिड़ रहे थे कि जनता किसको करते। आपके नाम का प्रपोजल असरार गांधी साहब ने दे दिया था। जो सीनियर आदमी है, पढ़े लिखे आदमी है, उन्होंने कहा उनको भी बनाना है। इन सारी चर्चाओं में मुझे हिंदुस्तान पाकिस्तान के बंटवारे पर यशपाल का झूठा सच, मन्नू भंडारी का महाभोज और मंटो का खोल, ये तीनों मुझे क्यों याद आ रहे हैं तो मैं नहीं जानता। कहानी कहीं कविता होनी चाहिए, पहले पन के साथ चुभ जाए अपनी संक्षिप्तता के बावजूद। मेरी जैसे आदमी को वही कहानी बहुत अच्छी लगती है। और आप लोग क्योंकि लिखने वाले हो कहानी, आप नहीं जानते कहानी कौन सी पसंद आती है। ये हमारे इनके जैसे पाठक ये फैसला करेंगे कौन सी कहानी अच्छी है, बेहतरीन है। इसलिए मेरी बात अब दरअसल ये कुछ ज़्यादा संवेदनाओं का पुंज इनके मस्तिष्क में है, जिसको अमिता जी इशारा करते हैं, उसे दोहराऊंगा। तो ये तो सही है, मैं सहमत हूँ कि अब इनको एक प्रोजेक्ट उपन्यास का इस मुद्दे पर बनाना चाहिए जिसमें तमाम आयामों को ले और इस कहानी की पुनर्रचना न सही, पुनर्लेखन तो इनको करना है ताकि उसमें पहनापन आ सके, गहराई आ सके और जो कहानी मारती है न, छू लेती। जब तक कहानी में वो चीज़ नहीं है, क्षमा करेंगे मुझे, तब तक मुझे पे कहानी की जगह लगता है उपन्यास हो। तो बस अध्यक्षीय भाषण हमेशा संक्षिप्त होना चाहिए। नमस्कार। मैं यही करता हूँ। और चूंकि लेखक के ऊपर इतनी बातें हुई हैं इस कहानी पर, नाम बदलने की सलाह से लेकर के कंटेंट को टाइप करना, बहुत सारी बातें कथा वस्तु पर बात हुई है, कितनी बातें उठानी चाहिए, क्या है। तो अब ये ज़रूरी हो गया है कि लेखक भी अपनी बात कहें और ये इलाहाबाद की ही गोष्ठियों में संभव है कि कहानीकार अपनी कहानी लेकर किसी रूप में आए और फिर वापस जब ले जाए तो किस रूप में वापस लेकर जाए। तो श्री दर्शन जी की अपनी बात साथियों, पहली बात तो यह है कि कहानी लोगों को पसंद आई, लोगों को कम पसंद आई, ये होता भी है। इसमें कोई अदरवाइज लेना नहीं है। और अच्छा और कटु
मतलब स्वाति से ज़्यादा अच्छा है कि कोई की आलोचना हो। और ये अभी है, हम इसको अभी भी है। बड़े शुद्ध मन से और बड़े साफ मन से इसको स्वीकार करते हैं और इसके लिए आप लोगों को धन्यवाद कि आप लोगों ने इतनी सुधी आलोचना की। पहले तो मैं आप सभी लोगों को इसके लिए धन्यवाद देता हूँ। कुछ चीज़ें मैं अपनी तरफ क्लियर करना जो चैतुआ जैसे हमने कहा है कि क्या चैतुआ आ गए, एक्चुअली चैतुआ नहीं आए हैं। उसको भ्रम होता है ना कि एकाएक जब कहा जाता टिड्डी दल आए, तो टिड्डी तो वो हमने इसलिए हम भी जान रहे हैं कि चैतुआ वाले बंद हो गए, लेकिन टिड्डी दल क्योंकि उनको कहा जाता था जब वो उतरते थे खेतों में तो टिड्डी दल आ गया। तो जब वो कहता है टिड्डी दल आ गया तो उसके दिमाग में एकाएक आता है कि ये चैतुआ आ गए क्या, उन्हीं टिड्डी दल जानता नहीं टिड्डी दल टिड्डी वाकई में आ गई क्योंकि टिड्डियाँ इधर आती नहीं। तो ये इसलिए ये टिड्डी दल चैतुआ अब नहीं आते, ये भी उनको ही पता था। दूसरा अंग्रेजी के शब्दों का कुछ वो एक एडिटोरियल एडिट की कमी रह गई है और इसके लिए थोड़ा विपुल को भी दोषी दूंगा। इनको हमने पढ़ने भी किया था और ये सबसे ज़्यादा ऑब्जेक्शन उनको उसी समय कहना चाहिए था मौके पर बोलेंगे ना। अब ये अगर इसलिए गांठ बांधे थे कि चलो चाचा की हम धुनाई करेंगे तो वो तो बात अलग है, लेकिन इनको पढ़ाया था कल हमने। अच्छा इसलिए पढ़वाया था कि कल तक हमारी स्थिति ये थी कि हम बोल नहीं पा रहे थे। ये था कि कहानी पढ़ेंगे, ये था कि पढ़ेंगे आए कि नहीं पढ़ा, इन्होंने ध्यान आकर्षित किया। तो इस पर जो है ये थोड़ी सी ओवर साइट हो गई है और अभी तो कहानी हमारी है, अभी तो छपी तो है नहीं तो उसको हम संशोधन कर लेंगे। छपने के बाद वो हाँ अभी तो फिलहाल नहीं देखिए, लेकिन कहानी एक बार छप जाने के बाद आपकी नहीं रह जाती, भले आप संशोधन करें, कहानी छप जाने के बाद आपकी नहीं रह जाती। इस तरह की दोस्तों को यही फायदा है। वही तो अभी इसमें मैं जो अंग्रेजी शब्द ये तो बिल्कुल निकाल ही दूंगा और बिल्कुल इस बात सही कही, लेकिन बिल्कुल सजेशन नहीं दिया। बात तो सही थी उनकी कि शब्द हमको समझ नहीं आ रहा था, हम फिर बात कर लेंगे। चलो 2-4 साल पहले डांटे हो वो डांटे तो रोजे हैं, वही गांठ बांधने तो क्या करेंगे। तो ये विपुल की जो है खुरापात है। तो अच्छा एक बात जो है एक बात कही कि आप कह रहे थे कि अन्न की जगह फल फूल बहुत पैदा किया। एक कहानी हमारी इस पर आने वाली है पत्रिका अभी वर्तमान साहित्य में, उसका नाम है अपहरण। और उसमें यही बात है कि कैसे खेती खत्म होती जाती, खेती का अपहरण कर रहे हैं, खेतों का अपहरण कर ले रहे हैं, उसमें किराए पे लेते हैं और उसमें की कहानी जो आप आ रही है उसमें वर्तमान साहित्य में दिया ये तो महिला ये दिमाग में हमारे तो इसलिए रिपीट नहीं करना चाहिए, इसमें रिपीट नहीं करना चाहिए, रिपीट नहीं करना चाहिए। ये था फिर अवसान का मतलब पंडित जी चतुर्वेदी अवसान का मतलब मृत्यु ही नहीं होता है। दिवस का अवसान समीप था, गगन कुछ कोई तो चला मतलब ये होता नहीं कि अवसान मतलब एंड नहीं होता। दिवस का अवसान समीप तो धीरे 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 तो किसान जो है किसान डिक्यूरेट हो रहा है, खत्म होने का कगार पे तो है। आप जो बात कह रहे हैं कि किसान खत्म हो जाएगा तो अनाज कहाँ के, तो अनाज तो बड़ी बड़ी खेतों में हो रहा है। खेती जो है वो बड़े वो जल्दी जलाने कर रहे हैं। मर जाता है तो कहते हैं जैसे दिवस का अवसान समीप था, दिवस आज का दिवस तो खत्म हो गया ना, दूसरा दिवस। एक चीज बताएं, ये जो नई कृषि नीति है ना, ये किसान को ही खत्म करने के लिए आई है। मगर एक बात इसलिए अवसान देखिए, अवसान का आज जो है MSP लागू नहीं की गई ना, सारा किसान का आपने कहा बहुत अच्छी बात कही कि किसान के साथ एक साजिश हो रही है। वो किसान के साथ साजिश सरकार भी कर रही है और किसान आंदोलन भी कर रहा है। MSP मूल बात है।
मैं गांव का खेती करने वाला आदमी हूँ। पार्लियामेंट के लिए छोड़